औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमन मेडिसिन्स यूज इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स। जब भी आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करने जाते हो ड्यूरिंग क्लिनिकल रोटेशंस, तो आपको बहुत सारे मेडिसिन्स का सामना होता है। तो आज हम इंशाल्लाह इन सारी मेडिसिन्स को इस लेक्चर में कवर करेंगे। आपको कोई भी मसला नहीं होगा कि कौन सी मेडिसिन्स कहाँ यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं और इस मेडिसिन्स का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। तो इंशाल्लाह आज हम इस सारे लेक्चर में अपने सारे मेडिसिन्स को कवर करेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया करे हम अपनी पहली मेडिसिन्स की तरफ जाते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन्स है वो है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स को कहते हैं वो मेडिसिन्स जो पेन रिलीफ के लिए दिया जाता है। किसी बंदे को जब पेन होता है तो उसको कम करने के लिए हम क्या देते हैं, एनाल्जेसिक्स। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले एनाल्जेसिक्स की तरफ। उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अपने कुछ एक मैकेनिज़्म है जिसको हम पढ़ लेंगे। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि एरिडोनिक एसिड से क्या बनता है। एरिडोनिक एसिड से बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन। देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है और एरिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में जो एंजाइम कन्वर्ट करता है वो है साइक्लोऑक्सीजिनेज। साइक्लोऑक्सीजिनेज को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन के काम क्या है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक तो हमारे बॉडी के अंदर पेन को बढ़ाता है, नंबर एक किसका ये काम है। नंबर दो, हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। और नंबर तीन इसके क्या काम है, नंबर तीन इसके काम है फेवर। यह हमारे बुखार को, हमारा जो सिट पॉइंट होता है हमारे टेम्परेचर का, उसको इंक्रीज़ करता है और हमें क्या होती है, फेवर होती है, हमें बुखार होती है। तो कैसे, नंबर वन ये क्या करता है कि यह हमारे पेन को बढ़ाता है। पेन को कैसे बढ़ाता है, ये पेन को बढ़ाता है, ये नर्व एंडिंग की सेंसिटिविटी बढ़ाता है। जब नर्व एंडिंग की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो हमें क्या होता है, ज़्यादा पेन क्या होता है, महसूस होता है, नंबर एक। नंबर दो, ये हमारे पास इन्फ्लेमेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जब बॉडी में होती है तो ये इसको इंक्रीज़ करता है। और नंबर तीन, हमारे पास जो फेवर, हमें बुखार होती है, उसमें क्या करता है, इंक्रीज़ लाता है। कैसे, ये हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है, हमारे पास जो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर हमारे ब्रेन में है, उसकी सीट पॉइंट को इंक्रीज़ करता है। जब सीट पॉइंट इंक्रीज़ होगा तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम हाइपोथैलेमस में इंक्रीज़ होगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन की क्या है, ये तीन काम हैं। और दूसरा, जब हम पढ़ते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में तो इस साइड पे ज़रा देख लीजिए, ये साइड पे, तो साइक्लोऑक्सीजिनेज वन एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम है, यह प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। क्योंकि ये बॉडी, हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो जीआईटी ट्रैक में है, उसकी हिफाजत करता है। कैसे करता है, ये सिक्रीशन ऑफ म्यूकस करता है। जब म्यूकस वगैरह सिक्रीट होंगे तो हमारी जीआईटी ट्रैक क्या होगी, एसिडिक एनवायरनमेंट से बची रहेगी। तो ये इसके काम है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे अपने एनाल्जेसिक्स। तो उसका वो कैसे इस पे काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ये एंजाइम जो मैंने यहाँ आपको दिखाया, ये एंजाइम क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। अगर हम इस एंजाइम को ब्लॉक कर ले तो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होगा, नहीं बनेगा। जब प्रोस्टाग्लैंडिन ही नहीं बनेगा तो न पेन होगा, न इन्फ्लेमेशन होगी और न फेवर होगा, न बुखार होगा। तो पेन किलर क्या क्या काम है, जो एनसेड पेन किलर आगे हम पढ़ेंगे, उनका काम ये है कि वो इस एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। जब इस एंजाइम को ब्लॉक करेंगे तो हमारे पास न पेन होगा, न इन्फ्लेमेशन, न फेवर होगा। और नंबर दो, और इसका थोड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है, जब हम इस एंजाइम को ब्लॉक करेंगे, ये वाले देख लीजिए, दूसरे वाले एंजाइम, इस वाले को देख लीजिए, इसको जब ब्लॉक करेंगे हमारे पास म्यूकस नहीं बनेगा और हमारे जो जीआईटी ट्रैक की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डैमेज होने की चांसेस होते हैं। अभी बढ़ते हैं वन बाय वन, हम क्या करेंगे, अपने एनाल्जेसिक की टाइप्स की को पढ़ेंगे। ये उसके, आप देख लीजिए वैसे रिसेप्टर्स। इसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट एनाल्जेसिक्स है वो हमारे पास है टोराडॉल। ये बहुत ही कॉमनली यूज़ आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में देखने को मिलता है। जो आप एक बात याद रखिए हमेशा कि जब भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो वो लिखता है, टोराडॉल लिखता है। लेकिन टोराडॉल कोई इसका जेनेरिक नेम नहीं है। टोराडॉल डिफरेंट कंपनी नेम है, तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंट नाम से आ सकता है। तो डॉक्टर, जब भी आप देखेंगे तो डॉक्टर इसको किस नाम से प्रिस्क्राइब करता है, टोराडॉल।
लेकिन आपको चाहिए कि आपको उसका जेनरिक नेम मतलब याद होना लाजमी है, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी नेम चेंज हो। देखो इधर कीटोरेलिक इसका कंपनी नेम दिया है, कहीं और में कोई और नाम दिया जाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जेनरिक नेम होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, तो इसका जेनरिक नेम हम देखते हैं कि जेनरिक नेम है क्या। इसका जेनरिक नेम इधर देखिए, ये है कीटोरेलिक एसिड, ये इसका क्या है जेनरिक नेम। जब भी आपको ये दिखाई दे तो आप समझिए कि ये क्या है, टोराडॉल है, और ये क्या है, पेन किलर है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी क्लास क्या है, इसकी क्लास ये है कि एनसेट क्लास में आता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में आता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। नंबर 3, इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ है कि ये एज अ पेन किलर यूज़ होता है, मतलब कि पेन रिलीवर, मतलब ये कि पेन को कम करता है। और 4, इसका रूट्स देखते हैं, तो ये हम IV भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा डाइल्यूट करते हैं, 3 to 5 cc, जितना ज़्यादा करोगे असर उतना मतलब है कि साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, तो हम IV भी लगा सकते हैं, IM भी, बिना किसी झिझक के। और इसके बाद इसका साइड इफ़ेक्ट तो उधर भी हमने पढ़ा था, इसका साइड इफ़ेक्ट हमारे पास इधर लिखा नहीं है, सॉरी, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा कि ये हमारे पास क्या होगा, हमारे GIT ट्रैक को डैमेज करने में असर, साइड इफ़ेक्ट ये है कि हमारे GIT ट्रैक को डैमेज करता है। इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या था, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को क्या करता है, ब्लॉक करता है, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को ब्लॉक करता है। कैसे कि हमने पढ़ा था कि जब ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को ब्लॉक करेगा तो आगे क्या बनेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो हमें पेन भी नहीं होगा, फेवर भी नहीं होगा, और इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन को प्रोडक्शन को कहाँ ब्लॉक करते हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को ये ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता। और जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो ना हमें पेन होगा, ना हमें फेवर होगा, और ना हमें इन्फ्लेमेशन होगा। तो ये क्या है, टोराडॉल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो अभी नेक्स्ट अपनी जो दूसरी हमारे पास पेन किलर जो हम यूज़ करते हैं उसको देख लीजिए, ये वो हमारे पास है वोरीन। डॉक्टर हमेशा जब भी आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो डॉक्टर किस फॉर्म में लिखता है, वोरीन लिखता है, लेकिन वोरीन इसका कोई जेनरिक नाम नहीं है, वोरीन डिफरेंट नाम से आ सकता है। तो आप लोगों को क्या होना चाहिए, जेनरिक नेम याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसका जेनरिक नेम पढ़ते हैं। तो इसका जेनरिक नेम है डिक्लोफेनिक सोडियम भी कहते हैं इसको, डिक्लोफेनिक भी कहते हैं। जब भी आप डिक्लोफेनिक देखेंगे तो आप समझिए कि ये क्या है, वोरीन है, क्योंकि वोरीन एक कंपनी नाम है। नंबर 2, ये किस क्लास में आता है, ये भी एनसेट है, ये भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है। ये क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है। और ये किस लिए यूज़ होता है, ये भी एज अ पेन किलर या पेन रिलीवर यूज़ होता है, हम पेन में देते हैं। और हमेशा याद रखिए कि इसको हम क्या देते हैं, IM रूट्स में देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको डायरेक्ट स्ट्रेट IV में फास्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि पेशेंट एकदम सीवियर हाइपोटेंशन में चला जाता है, इसका हार्ट क्या करता है, वीक हो जाता है, और इसको क्या होती है, हाइपोटेंशन होती है, और बंदे की डेथ भी काज होती है। तो हमेशा याद रखिए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जब भी आपको वेरिन का सामना हो तो वेरिन हमेशा क्या करते हैं, IM लगाते हैं, IM। और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, साइड इफ़ेक्ट मैंने पहले भी बताया कि इसका साइड इफ़ेक्ट हाइपोटेंशन है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है कि हार्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करता है, और उसकी और रिलैक्सेशंस वगैरह होती है वेन्स की, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें हाइपोटेंशन काज होता है। तो हमेशा याद रखिए, इसको IM लगाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सेम ही है, जैसा कि ये भी साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को क्या करता है, ब्लॉक करता है। जब ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को ब्लॉक करेगा तो आगे प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो पेन भी नहीं होगा, फेवर भी नहीं होगा, और हमारे पास क्या है, इन्फ्लेमेशन। तो मेन चीज़ हमारा क्या है, पेन है। तो मेन इनका जो इफेक्ट होता है वो क्या है, पेन पे होता है, तो हमें पेन से क्या होगी, रिलीफ मिलेगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ। ये हमारे पास एक और पेन किलर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है हॉस्पिटल्स में। जब हम इमरजेंसी में काम करते हैं, कोई बंदा पेन के साथ आता है तो डॉक्टर ज़्यादातर इसको प्रिस्क्राइब करता है, ये है ट्रामाल। डॉक्टर किस नाम से प्रिस्क्राइब करते हैं, ट्रामाल के नाम से प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन अब ट्रामाल का जो जेनरिक नेम क्या है, जेनरिक नेम आप इधर एक जगह देख लीजिए, इसका ट्रामाल का जो जेनरिक नेम है वो है ट्रामेडोल। ट्रामेडोल इसका क्या है, जेनरिक नेम है। अगर कंपनी नाम डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन
जो जेनरिक नेम है वो हमेशा सेम होगा, इसलिए आप इस पेन किलर को, हर एक पेन किलर या कोई भी मेडिसिन हो उसको जेनरिक नेम से याद रखें। अब इसकी क्लास क्या है? जब इसकी क्लास की बात करते हैं तो ये किस में आता है? ये ओपाइड्स में आता है। ये क्या आता है? ओपाइड्स में आता है। और इसको ओपाइड्स में क्यों डाला गया है? क्योंकि याद रखिए ये हमारे बॉडी के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या होते हैं? ओपाइड रिसेप्टर्स होते हैं। ओपाइड रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? ओपाइड रिसेप्टर्स के ऊपर क्या करता है? काम करता है। ट्रामाल किसके ऊपर काम करता है? ओपाइड रिसेप्टर के ऊपर काम करता है। इसको हम क्या कहते हैं? इस वजह से ओपाइड कहते हैं। और दूसरी बात याद रखिए, हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं? ओपाइड मौजूद होते हैं, नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर बन जाते हैं, जो भी पेन को रिलीफ करने में हमें मदद करते हैं। जैसा कि हमारे बॉडी के अंदर जो पेन रिलीवर ओपाइड्स है वो एंडोर्फिन, एंडोर्फिन आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये हमारे पास बॉडी के अंदर नेचुरली क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। एंडोर्फिन और फिर डायनोर्फिन, ये हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं? नेचुरली ओपाइड प्रोड्यूस होते हैं और हमें पेन के रिलीवर में मदद करते हैं। तो इसलिए इसको ओपाइड क्लास में क्यों डाला गया? क्योंकि ये ओपाइड रिसेप्टर के ऊपर काम करता है। अब इसका हम मैकेनिज्म भी पढ़ते हैं। अब दूसरा, अब ओपाइड रिसेप्टर्स पे जब एक्ट करता है तो ये तीन चीज़ें करता है। ये कहाँ पे मौजूद होता है? ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड एरिया में, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये मौजूद। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। अब इसका थोड़ा मैकेनिज्म पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए फर्ज करिए हमारे पास क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर क्या होंगे? ओपाइड रिसेप्टर्स होंगे। क्या होंगे? ओपाइड रिसेप्टर्स। तो ट्रामाल आके कहाँ एक्ट करेगा? ओपाइड रिसेप्टर्स पे। जब ये ओपाइड रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा तो ये तीन चीज़ें करेगा। नंबर एक, हमारे पास इसका क्या होता है? जो पेन, जो स्टिमुलस अगर ऊपर जा रही है उसको क्या करेगा? स्लो डाउन करेगा। जब ये इसको स्लो करेगा तो हमारे ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचेंगे, तो हमें पेन से क्या होगा? रिलीफ मिलेगा। नंबर एक ये एक हो गया। और नंबर दो, जो एक्साइटेटरी हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसा कि ग्लूटामेट वगैरह है। एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी क्या करता है? सिक्रीशन को क्या करता है? स्टॉप करता है। उसकी रिलीज को क्या करता है? स्टॉप करता है। जब एक्साइटेटरी जो इस चीज़ को, सिग्नल को ले जा रहे हैं, उनका क्या होगा? सिक्रीशन रिड्यूस होगा, तो हमारे पास सिग्नल क्या होंगे? ऊपर नीचे। ये दूसरा तरीका हुआ। अब तीसरा ये क्या है? जब ओपाइड रिसेप्टर पे एक्ट करेगा तो ये क्या करता है? इनहिबिटरी जो पाथवे है उसको एक्टिवेट करता है। क्या है? पेन मॉड्यूलेशन पाथवे को क्या करता है? मॉड्यूलेशन पाथवे को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। जब पेन मॉड्यूलेशन पाथवे एक्टिवेट हो जाती है तो ये हमारे पास क्या करता है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करती है, गाबा रिसेप्टर। गाबा रिसेप्टर और ओपाइड वगैरह क्या करती है? प्रोड्यूस होता है। गाबा रिसेप्टर भी, अब जब ओपाइड रिसेप्टर प्रोड्यूस होता है तो वो भी इधर आएगा और क्या करेगा? पेन के सिग्नल को स्टॉप करेगा। तीन चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी। नंबर एक क्या करता है? ये हमारे पास पेन की ट्रांसमिशन को स्लो करता है। नंबर दो, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की सिक्रीशन को स्टॉप करता है। और नंबर तीन क्या करता है? इंटरनल जो ओपाइड सिस्टम है, जिसको पेन मॉड्यूलेशन सिस्टम कहते हैं, उसको क्या करता है? एक्टिवेट करता है। ये तीन चीज़ें क्या करता है? ट्रामाल करता है। और उसकी वजह से हमें क्या होता है? पेन कम महसूस होता है। अब इसकी चीज़ देख लीजिए, इसको यूज़ कैसे क्या करते हैं। हमने पढ़ा कि इसको पेन रिलीवर के तौर पे यूज़ करते हैं, जिससे हमें पेन क्या होता है? कम महसूस होता है। इसको हम कैसे लगा सकते हैं? आईवी भी लगा सकते हैं और आईएम भी लगा सकते हैं। आईवी लगाते हैं, एहतियात कीजिएगा, जब इसको लगाते हैं तो हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा क्या करते हैं? स्लो डाउन लगाते हैं, स्लोली क्या करते हैं? लगाते हैं, एहतियात से लगाते हैं। और आईएम भी इसको लगा सकते हैं। और तीसरा इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? ये रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। रिस्पायरेटरी डिप्रेशन क्या करता है? काज करता है। जब भी आप देखिए, जब इस पेशेंट को हम फास्ट लगाते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही सीवियर होता है। पेशेंट का क्या करता है? पेशेंट की जो रिस्पायरेशन है वो क्या डिप्रेस हो जाती है, उसको सांस लेने में क्या होती है? काफ़ी दिक्कत होती है। क्योंकि ये क्या होता है? ब्रेन में डिटेक्शन नहीं कर सकता, कार्बन डाइऑक्साइड की डिटेक्शन को स्टॉप करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की डिटेक्शन ब्रेन में डिटेक्ट नहीं होती तो हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या करता है? उस चीज़ को स्लो डाउन करता है, रिस्पायरेशन को। इसलिए पेशेंट को फिर सांस लेने में दिक्कत होती है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं? स्लोली लगाते हैं। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी हमने पढ़ भी लिया। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये ओपाइड रिसेप्टर के ऊपर क्या करता है? काम करता है और तीन तरीक़ों से पेन को रिलीव करता है। इसलिए ट्रामाल को ज़्यादा लगाना बेहतर
बेहतर नहीं है, क्योंकि ट्रामाल की वजह से पेशेंट्स एडिक्ट हो जाते हैं, उसका नशा लग जाता है और फिर उसको बार बार लगाने की आदी बन जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो मेडिसन है, हमने तो अभी पेन रिलीवर पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं अपनी मेडिसन एंटी एमेटिक्स। हम क्या पढ़ते हैं? एंटी एमेटिक्स पढ़ते हैं। एंटी एमेटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो हम नोज़िया, वोमिटिंग्स, उल्टियाँ वगैरह जो होती है उस कंडीशन में हम पेशेंट्स को देते हैं। तो चलो पढ़ते हैं कि कौन कौन से मेडिसन यूज़ होते हैं हॉस्पिटल में वोमिटिंग के लिए या नोज़िया जब दिल का ख़राब हो जाता है उस वक़्त। तो उससे पहले थोड़ा सा इस चीज़ को जानते हैं, उसकी मैकेनिज़म्स को। आप लोग देख लीजिए कि किस किस तरह क्या होता है, हमें वोमिटिंग्स होती है, हमें नौज़िया होती है। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, हमारे वोमिटिंग सेंटर है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारा वोमिटिंग सेंटर है, वोमिटिंग सेंटर है। अब वोमिटिंग्स हमें कैसे कैसे होती है? 4 तरीके हैं जिसकी वजह से हमें वोमिटिंग्स होती है। नंबर 1 पे हमारे पास है, हमारा है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ये हमारे पास क्या है? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन हमारी क्या होती है, ब्रेन के अंदर मौजूद होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। तो इसमें क्या होता है, जब भी हमारे ब्लड्स के अंदर, ये देख लीजिए, जब भी हमारे ब्लड्स के अंदर कोई भी मेडिसन्स टॉक्सिक या कोई बैक्टीरिया, कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होती है, तो ये कीमो रिसेप्टर जोन इसको क्या करता है, इसको डिटेक्ट करता है। और वो डिटेक्ट करके क्या करता है, सिग्नल भेजता है। ये देख लीजिए हमारी वोमिटिंग सेंटर को, वोमिटिंग सेंटर को हमारे पास क्या होता है, सिग्नल भेजता है। जब ये वोमिटिंग सेंटर को सिग्नल भेजता है तो फिर उसकी वजह से क्या होता है फिर उसके बाद हमारे पास हमारे सिग्नल हमारे जीआईटी ट्रैक को आते हैं उधर से, और हमें वोमिटिंग आती है और वो टॉक्सिन वगैरह को बाहर सीक्रेट करता है। नंबर 1 तरीका। नंबर दूसरा तरीका ये देखिए, वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम हमारे पास इनर जो ईयर है हमारे कान के अंदर मौजूद होता है। जब भी देखिए हम किसी गाड़ी पे बाज़ लोग सफ़र करते हैं तो उनको क्या होता है, वोमिटिंग आते हैं। तो वो कैसे आते हैं, उसका ये मैकेनिज़्म है कि कॉक्लिया के अंदर आप लोगों को पता है कि फ्लूइड मौजूद होता है, और जब हम सफ़र करते हैं तो उस वक़्त हमारे पास क्या होता है, हम मूवमेंट्स में होते हैं, तो हमारे उसमें जो फ्लूइड क्या होती है वो मोशंस में आती है। उसकी वजह से क्या होता है, कॉक्लिया के अंदर क्या होता है, कन्फ्लेक्शन पैदा होती है, और जब ये कन्फ्लेक्शन पैदा होती है तो फिर वो क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रीट करता है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन और हिस्टामिन, एसिटाइल कोलिन और हिस्टामिन की क्या होती है, सिक्रीशन होती है। और वो कहाँ ले जाते हैं उसको, वो इसको ले जाते हैं, क्या कहते हैं, इधर वो वोमिटिंग सेंटर तक ले आते हैं। जब वोमिटिंग सेंटर तक ले आते हैं तो फिर हमें क्या होता है, वोमिटिंग होता है ड्यूरिंग, जब जिसको मोशन सिकनेस कहते हैं, ड्यूरिंग क्या होता है, सफ़र के दौरान। ये हमारे पास दूसरी वजह जिसकी वजह से हमें क्या होती है, वोमिटिंग होती है। अब हमारे पास क्या है, एक तीसरी और चौथी तरीका हम पढ़ते हैं। तो तीसरा हमारा जो वजह है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है, देख लीजिए, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एमिगडाला एंड लिम्बिक सिस्टम्स। जब हमें कोई चीज़ स्मेल करते हैं तो उसकी वजह से हमें उल्टी आती है, सैडनेस की वजह से होती है, जब पेन की वजह से, फियर, एंजाइटी, इन चीज़ों की वजह से भी हमें क्या होती है, वोमिटिंग कर होती है। वो कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल कॉर्टेक्स, एमिगडाला एंड लिम्बिक सिस्टम्स। जब ये चीज़ें उनको डिटेक्ट करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, सिग्नल वोमिटिंग सेंटर को भेजते हैं, और जब वोमिटिंग सेंटर को भेजते हैं तो वोमिटिंग सेंटर हमारे जीआईटी ट्रैक को सिग्नल भेजता है और हमें क्या आती है, उल्टियाँ आने लगती है। हमारे पास क्या, हमारा तीसरा तरीका है। अब हमारे पास एक और तरीका जिसकी वजह से हमें क्या आती है, वोमिटिंग होती है, तो वो तरीका हमारे पास क्या है, जीआईटी ट्रैक। जब भी देखिए हमारे पास, जब जीआईटी ट्रैक हमारे पास क्या होता है, डैमेज होता है, जब हम कोई चीज़ खाते हैं और हमारा जीआईटी ट्रैक डैमेज होता है, तो वो क्या करता है, वेगस नर्व के थ्रू क्या करता है, सिग्नल भेजता है वोमिटिंग सेंटर को, और वोमिटिंग सेंटर वापस क्या करता है, जीआईटी ट्रैक को सिग्नल भेजता है, और कंट्रैक्शन होती है जीआईटी ट्रैक में, और हमें क्या आती है, वोमिटिंग आती है, और हमें क्या आती है, वोमिटिंग आती है। तो ये 4 तरीकों की वजह से है जिसकी वजह से हमें क्या आती है, वोमिटिंग आती है। और उस वोमिटिंग को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, अभी हम आगे पढ़ते हैं। ये इसको दोबारा दिखाया गया है। सबसे पहले हमारे पास एंटी एमेटिक जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स या दूसरी हॉस्पिटल साइट्स में, तो वो हमारे पास है ऑनसिट। इसको डॉक्टर इन द नेम ऑफ ऑनसिट से प्रिस्क्राइब करता है। और जब भी आप देख लीजिए तो
लेकिन इसका हमारे पास क्या जेनरिक नेम क्या है? सबसे पहले हम इसका जेनरिक नेम पढ़ेंगे, ऑन्डोनसिट्रान। एंडोनसिट्रान हमारे पास क्या है? इसका जेनरिक नेम है। और इसकी क्लास क्या है? 5-HTP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये सेरोटोनिन के जो रिसेप्टर है उसकी ब्लॉकर है। उनका एंटागोनिस्ट हमेशा ब्लॉकर को कहते हैं। ये सेरोटोनिन के रिसेप्टर को क्या करता है? ब्लॉक करता है। और ये यूज़ कैसे होता है? नोज़िया या वोमिटिंग में यूज़ होता है। नोज़िया या वोमिटिंग के दौरान देते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ब्लॉक सेरोटोनिन रिसेप्टर इन वेगस एंड कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ये दो जगहों पे क्या होते हैं? एक वेगस नर्व के ऊपर सेरोटोनिन का रिसेप्टर मौजूद होता है, और एक होता है, क्या होता है, हमारे पास कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के ऊपर क्या होता है? सेरोटोनिन का रिसेप्टर मौजूद होता है। तो सेरोटोनिन जीआईटी ट्रैक भी सिक्रीट करती है। जब फर्ज करें जब हमारे जीआईटी ट्रैक डैमेज हो तो उससे क्या हो जाएगा? उससे वो क्या करेगी? सेरोटोनिन सिक्रीट करेगी। सेरोटोनिन वहाँ से जाएगा नर्व, वेगस नर्व के पास, और वो वेगस नर्व को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। जब वेगस नर्व एक्टिवेट होगी तो वो सिग्नल ले जाएगी वोमिटिंग सेंटर तक। वोमिटिंग सेंटर तक सिग्नल ले जाएगी। जब वोमिटिंग सेंटर को ये सिग्नल ले जाएगी तो वोमिटिंग सेंटर वापस जीआईटी ट्रैक को सिग्नल भेजेगा और हमें वोमिटिंग आएगी। नंबर एक, तो जब हम वेगस नर्व के ऊपर वेगस नर्व को एक्टिवेट ही नहीं दें, वहाँ पे उसको ब्लॉक ही करेंगे, तो फिर सिग्नल आगे नहीं जाएगा और हमें वोमिटिंग नहीं आएगी। एक तरीका तो हमारे पास ये हुआ। अब दूसरा तरीका ये है कि सेरोटोनिन क्या हुआ? सिक्रीट हुआ जीआईटी ट्रैक, और वो क्या करेगा? सिग्नल ले जाएगा कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के ऊपर, और कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन आगे सिग्नल भेजता है वोमिटिंग सेंटर को, और वोमिटिंग सेंटर फिर दोबारा जीआईटी ट्रैक को सिग्नल भेजेगा और कहेगा वोमिटिंग हो जाए, तो फिर हमें क्या होगा? वोमिटिंग होगा। जब हम यहाँ पे ही ब्लॉक करेंगे सेरोटोनिन को, यहाँ पे ब्लॉक करेंगे तो सेरोटोनिन क्या होगा? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को एक्टिवेट ही नहीं करेगा, और ये पूरा पाथवे क्या होगा? फिर स्टॉप होगा और हमें वोमिटिंग नहीं आएगी। तो ये आंसर का क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे वो हमारे पास वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है हम देख लीजिए, डिजीनेस है, बहुत रेयर टाइम होता है डिजीनेस, बंदे को थोड़ा चक्कर आने लगते हैं, बहुत ही रेयर टाइम, ज़्यादातर नहीं आते, बहुत रेयर केसेस में ऐसा क्या होता है? हो जाता है। अभी हम अपने दूसरे एंटी एमेटिक ड्रग्स को पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो एंटी एमेटिक ड्रग्स है उससे पहले थोड़ा ये देख लीजिए कि एक चार्ट है जिसमें आपको कुछ वही पुराना चार्ट है उसको दूसरे डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें आप, यह हमारे पास वही कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है, इसके ऊपर ये वाले रिसेप्टर मौजूद होते हैं, डोपामीन, सेरोटोनिन, न्यूरोकाइंस, स्टैकोलिन्स। ये इसके रिसेप्टर, जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये सिग्नल भेजता है वोमिटिंग सेंटर को और वोमिटिंग हो जाती है। दूसरा हमने उधर भी पढ़ा था वेस्टिबुलर सिस्टम, इसके भी अपने रिसेप्टर स्टैकोलिन और हिस्टामिन 1, ये क्या करता है? इसको सिक्रीट करते हैं, हिस्टैकोलिन को भी हिस्टामिन, और वो किधर जाते हैं? वो जाते हैं वोमिटिंग सेंटर में, और वोमिटिंग सेंटर से आगे क्या होती है? वोमिटिंग होती है। और ये एक वेगस नर्व का भी हमने पढ़ा था कि वेगस नर्व जब एक्टिवेट हो जाती है तो वो भी सिग्नल वोमिटिंग सेंटर को भेजती है और वोमिटिंग सेंटर आगे वोमिटिंग करता है। और तीसरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स का भी पढ़ा था, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है? उसका गावा रिसेप्टर, हिस्टामिन रिसेप्टर्स होते हैं, और ये सिग्नल किधर भेजता है? वोमिटिंग सेंटर को, और आगे हमें क्या होती है? वोमिटिंग। ये 3-4 तरीके हम लोगों ने क्या करता ऑलरेडी पढ़ा था। और जीआईटी ट्रैक का भी हमने पढ़ा था कि जीआईटी ट्रैक में भी ये डोपामिन, न्यूरोकाइंस, हिस्टामिन वगैरह के क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। ये सिग्नल क्या करते हैं? ये सिग्नल भेजते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को, और कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन फिर भेजता है आगे किसमें? वोमिटिंग सेंटर को, और वोमिटिंग हो जाती है। या क्या करते हैं? जीआईटी ट्रैक वेगस नर्व को सिग्नल भेजता है, और वेगस नर्व आगे वोमिटिंग सेंटर को सिग्नल ले जाती है, और हमें आगे क्या होती है? वोमिटिंग। ये इसकी क्या है? कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इनके रिसेप्टर्स है। तो हम अपने नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग्स है जिसको हम यूज़ करते हैं एज एंटी एमेटिक्स, वो हमारे पास है ग्रेविनेट। बहुत सारे कॉमनली यूज़ होता है ग्रेविनेट्स। तो जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविनेट के नाम से प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन इसका जेनरिक नेम क्या है? इसका जेनरिक नेम है डायमिनहाइड्रेनेट। डायमिनहाइड्रेनेट इसका क्या है? जेनरिक नेम है। और इसकी क्लास क्या है? ये हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये हिस्टामिन की जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको क्या करता है? ब्लॉक करता है। हिस्टामिन के रिसेप्टर को क्या करता है? ब्लॉक करता है। जब हिस्टामिन के रिसेप्टर को ये ब्लॉक करेगा तो हमारे पास क्या होगी?
वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट नहीं होगा। जब वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट नहीं होगा तो हमें वोमिटिंग नहीं होगी। अब ये कहाँ यूज़ होता है? एज अ नोज़िया, एज अ वोमिटिंग की जगह की जब हो जाती है उस वक्त यूज़ करते हैं। इसके रूट्स क्या है? रूट्स हम इसको IM भी दे सकते हैं, IV, दोनों तरीके से हम इसको दे सकते हैं। और नंबर थर्ड हमारे पास है मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म ये है कि ब्लॉक हिस्टामिन रिसेप्टर इन ब्रेन एंड एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर आल्सो। ये हमारे पास क्या है? हिस्टामिन और एसिटाइलकोलिन के थोड़े थोड़े एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर होते हैं उनको भी क्या करता है? ब्लॉक करता है। एसिटाइलकोलिन और हिस्टामिन रिसेप्टर दोनों को क्या करता है? ब्लॉक करता है। जैसे आप देख लीजिए पीछे इसमें जब ये सिक्रीशन होती है तो ये हमारे पास क्या, देखिए इधर देखिए हिस्टामिन और क्या कहते हैं? एसिटाइलकोलिन। ये देख लीजिए हिस्टामिन एसिटाइलकोलिन। जब ये रिसेप्टर हम ब्लॉक करेंगे वोमिटिंग सेंटर के ऊपर, जब वोमिटिंग सेंटर के ऊपर ये दोनों रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो हमारे पास क्या होगा? वोमिटिंग नहीं होगी। तो एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर भी ब्लॉक होगा और हिस्टामिन का रिसेप्टर भी ब्लॉक होगा तो हमारे वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट नहीं होगी। जब वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट नहीं होगी तो हमें क्या होगी? नोज़िया और वोमिटिंग नहीं आएगा। और दूसरा ये इस जोन को भी क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। जब एसिटाइलकोलिन मस्करेनिक रिसेप्टर को इधर एक्टिवेट करेगा तो फिर ये भी क्या होगा? एक्टिवेट। वही एक्टिवेट हो तो फिर ये इसको एक्टिवेट करेगा और फिर हमें वोमिटिंग होगी। और तीसरा तरीका जो एसिटाइलकोलिन है ये हमारे पास क्या होता है? GIT ट्रैक में भी मौजूद होता है। GIT ट्रैक में भी मौजूद होते हैं। जब ये GIT ट्रैक में इसको एक्टिवेट करते हैं तो हमारे GIT ट्रैक की क्या होती है? मोटेलिटी इंक्रीज़ होती है। जब मोटेलिटी इंक्रीज़ होगी तो फिर भी हमें क्या होगी? वोमिटिंग होगी। ये 3 जगहों पे क्या होता है? ये देखिए कंट्रोल में क्या करता है? हेल्प करता है। और ये देखिए इधर भी जहाँ क्या होता है? इसके रिसेप्टर मौजूद होते हैं वो जाके वहाँ एक्टिवेट करेगा और वोमिटिंग सेंटर इसके थ्रू क्या होगी? एक्टिवेट होगी तो हमें वोमिटिंग आएगी। तो ये हमने पढ़ा कि इधर हमने क्या किया? पढ़ा भी है कि ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? ब्रेन के अंदर जो हिस्टामिन और एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर मौजूद होते हैं उनको ब्लॉक करता है। जब वो ब्लॉक होंगे तो हमें वोमिटिंग नहीं आएगी। अब इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है? इसकी साइड इफ़ेक्ट जब हम पढ़ते थे इसकी साइड इफ़ेक्ट हमारे पास है सेडेशन। हमें जब आप भी पेशेंट को जब हम ग्रेनेड लगाते हैं तो ये क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? पेशेंट्स को सेडेशन होती है, उसको क्या होती है? नींद, स्लीपी मूड में चला जाता है। तो इसको भी स्लोली लगाना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो एंटी एमेटिक ड्रग्स है वो हमारे पास है मैक्सोलान। मैक्सोलान भी बहुत कॉमन यूज़ होता है हॉस्पिटल्स में। तो इसका जो ये है कंपनी नेम है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और इसका जो जेनरिक नेम है जिसको आप लोगों ने याद रखना है वो हमारे पास है मीटोक्लोप्रामाइड। मीटोक्लोप्रामाइड हमारे पास क्या है? इसका जेनरिक नेम है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। इसकी क्लास क्या है? एंटी एमेटिक्स है और इसको नाज़िया एंड वोमिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। और इसको हम लगाते कैसे हैं? IV भी लगाते हैं और IM भी हम लगा सकते हैं। और इसका मैकेनिज़्म क्या है? इसका मैकेनिज़्म ये है कि ये डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक इन CTC कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के ऊपर क्या होता है? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के ऊपर डोपामिन का रिसेप्टर मौजूद होता है। ये क्या करता है? जब डोपामिन रिसेप्टर इसको एक्टिवेट होता है तो CTZ एक्टिवेट होगा तो वोमिटिंग सेंटर को आगे एक्टिवेट करेगा। जब वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होगा तो फिर हमें वोमिटिंग आएगी। जब मैक्सोलान क्या करता है? मैक्सोलान इस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। जब रिसेप्टर ही ब्लॉक होगा तो ये हमारे पास CTZ एक्टिवेट नहीं होगा। जब एक्टिवेट नहीं होगा तो हमें वोमिटिंग नहीं आएगी। तो मैक्सोलान का काम क्या है कि डोपामिन रिसेप्टर को क्या करता है? CTZ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को के ऊपर क्या करता है? डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। जब ब्लॉक होगा तो हमें आगे वोमिटिंग नहीं आएगी। इसका साइड इफ़ेक्ट जब हम देखते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट आप देख लीजिए। इसका भी क्या है? स्लीपी है, हल्के से क्या होता है? डिजीनेस, सेडेशन की तरफ जाता है लेकिन इसका कोई स्ट्रॉन्ग साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रग्स है जो कॉमनली यूज़ होते हैं हॉस्पिटल्स में जब आप इमरजेंसी में काम करते हो वो हमारे पास है एंटी इन्फ्लेमेटरी। हमारे पास क्या एंटी इन्फ्लेमेटरी? जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी तो उस वक़्त हम यूज़ करते हैं। इन्फ्लेमेशन कैसे हो सकती है? हम कोई ड्रग्स यूज़ करते हैं उसका रिएक्शन होता है एंटीबायोटिक्स का, उस वक़्त हो सकता है इन्फ्लेमेशन। या हमारे पास कोई किसी चीज़ ने काटा है उस वक़्त कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है। या हम क्या करते हैं ब्लड वगैरह किसी पेशेंट को लगाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होती है और हमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है या किसी और तरीके से डिफरेंट तरीक़ों से हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकती है।
उसको हम कैसे रोकने के लिए हम कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो सबसे पहले हम अपना पहला ड्रग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे हमारे पास जो पहला ड्रग है वो हमारे पास है डेक्सामेथासोन। डेक्सा, ये डॉक्टर इसको इन द फॉर्म ऑफ डेक्सा प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर लिखता है डेक्सा। तो डेक्सा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है और ये हमारे पास क्या है, इसका जेनरिक नेम है डेक्सामेथासोन। जब हम देखेंगे इसके ऊपर लिखता है डेक्सामेथासोन, ये आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। इसकी क्लास क्या है, ये है कार्टिकोस्टेरॉइड है, ये स्टेरॉइड है, ये स्टेरॉइड है, कार्टिकोस्टेरॉइड है और इसका काम क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। इसको हम इन्फ्लेमेशन के दौरान यूज़ करते हैं। मैंने बताया इन्फ्लेमेशन डिफरेंट तरीक़ों से होता है, जब पेश उस डिफरेंट तरीक़ों से इन्फ्लेमेशन उस वक़्त हम यूज़ करते हैं। इसको हम IV भी लगा सकते हैं और इसको हम क्या करते हैं, M भी लगा सकते हैं, दोनों रूट से लगा सकते हैं। मैकेनिज़्म क्या है, बाइंड विद कार्टिकाइड रिसेप्टर्स। ये ग्लूकोकार्टिकाइड से, तो एक ग्लूकोकार्टिकाइड रिसेप्टर को क्या करता है, शायद बाइंड हो जाता है और आगे प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट होती है। इसको आप अभी देखते हैं कि ग्लूकोकार्टिकाइड के साथ बाइंड होकर कैसे काम करता है। ये देख लीजिए, ये कार्टिकोस्टेरॉइड है और कार्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, एंटर होता है। जब सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर होता है ये कार्टिकोस्टेरॉइड, लेट्स सपोज डेक्सामेथासोन, तो ये जाके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। यह अपने रिसेप्टर के साथ ग्लूकोकार्टिकाइड रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। ग्लूकोकार्टिकाइड रिसेप्टर कहाँ मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है और जाके उसके साथ बाइंड होता है। उसके बाद ये क्या होता है कि ये अंदर चला जाता है, अपने अंदर चला जाके ये क्या होता है, इसके दो काम होते हैं। ये क्या होता है, जो DNA ट्रांसक्रिप्शन है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। ये DNA के साथ बाइंड होता है। इसके दो काम है, एक काम ये है कि ये क्या करता है, जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर से उनकी सिक्रीशन को क्या करता है, ये स्टॉप करता है। और दूसरा इसका जो हमारे पास काम है वो हमारे पास क्या है, ये देख लीजिए, इसका दूसरा काम है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी जो मीडिएटर्स है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिड्यूस करता है। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जैसा कि आप लोगों को पता है, हिस्टामिन हो गया, ल्यूकाइंस हो गया, प्रो इन्फ्लेमेटरीज हो गए, तो इनकी प्रोडक्शन को क्या करेगा, कम करेगा। जब इनकी प्रोडक्शन कम होगी तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम होगी। और दूसरी एंटी इन्फ्लेमेटरी जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि हमें पता है कीमोकाइंस हो गए, जैसा कि साइटोकाइंस, लिपिड मीडिएटर्स, जब ये इंक्रीज होंगे तो बॉडी के अंदर क्या होगा सॉरी, जब एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बॉडी क्या जो मीडिएटर्स है बॉडी के अंदर इंक्रीज होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम होगी। तो ये दो तरीक़ों से क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। कौन करते हैं, डेक्सामेथासोन। तो हमने पढ़ा कि कैसे डेक्सामेथासोन ग्लूकोकार्टिकाइड रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर इन्फ्लेमेशन को क्या करता है, कम करता है। और इसका जो साइड इफेक्ट है वो एंजाइटी है। जब हम पेशेंट को लगाते हैं, जब भी आप देख लीजिए, आप पेशेंट को जब फास्ट डेक्सा लगाते हैं तो पेशेंट को क्या होता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है और पेशेंट क्या करता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है बस टाइम। ये हमारे पास डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट हमारे पास जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हमारे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारी हॉस्पिटल्स के अंदर, तो वो हमारे पास क्या है, एविल किस नाम से आता है, डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है एविल। तो एविल क्या होता है, हमारी बॉडी हमारी हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है, यूज़ होता है। अब एविल का जो जेनरिक नेम है, एविल का जेनरिक नेम क्या नाम है, फिनाइलअमाइन मेलेट, अमाइन मेलेट, ये इसका क्या है, जेनरिक नेम है। याद रखिए इसको, इस जेनरिक नेम याद रखना बहुत लाजमी है, ये क्योंकि कंपनी नेम चेंज हो सकता है। अब इसकी क्लास क्या है, एंटी हिस्टामिन है, हिस्टामिन को ब्लॉक करता है, सिक्रीशन को या उसके रिसेप्टर्स को क्या करता है, ब्लॉक करता है। और इसको यूज़ किया करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे यूज़ करते हैं। और रूट क्या है इसका, हम IV भी लगा सकते हैं और IM भी लगा सकते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉक। तो हिस्टामिन का काम क्या होता है, हिस्टामिन का काम ये होता है कि जब हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है तो ये ब्लड वेसल को क्या करता है, ब्लड वेसल को डायलेट करता है। जब ब्लड वेसल को डायलेट करेगा तो उस साइड पे क्या होगा,
ब्लड की मतलब फ्लूइड की क्या होती है सिक्रीशन उस एरिया में ज़्यादा हो जाए, और वो एरिया जब भी देखिए इन्फ्लेमेशन जहाँ साइड पे होती है वो साइड क्या होती है थोड़ी स्वेल हो जाती है, क्योंकि ब्लड वीजो डायलेशन कौन करता है, हिस्टामिन करता है। तो हमारे पास क्या होता है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है वो जगह क्या होती है उस वहाँ पे ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाता है, नंबर एक। नंबर दो, इसका काम ये है कि ये मास सेल को क्या करता है एक्टिवेट करता है, जो इन्फ्लेमेशन में हेल्प करते हैं। नंबर तीन, ये क्या करते हैं अट्रैक्ट लिकोसाइड जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, जो इन्फ्लेमेशन में हेल्प करते हैं। तो ये भी इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, मास सेल भी इन्फ्लेमेशन में हेल्प करता है और लिकोसाइड भी। तो जब हम एक तीनों काम कौन करता है हिस्टामिन करता है। जब हम क्या करेंगे हिस्टामिन के रिसेप्टर को ही बुला करेंगे तो आगे ये तीनों चीज़ें और डिफरेंट काम क्या होंगे और भी होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं वो नहीं होंगे, तो हमारे पास क्या होगा इन्फ्लेमेशन स्टॉप होगा। तो ये एविल का क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि वो हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। जब हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉक होता है तो आगे इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने वाली जो चीज़ें होती है वो सारी स्टॉप हो जाती है और हमें क्या होती है इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाती है। इसका हम मैकेनिज्म साइड इफेक्ट के सेडेशन है। जब हम इसको फास्ट लगाते हैं तो बस टाइम पेशेंट को क्या सेडेशन होती है, बेहोशी जैसी असरात हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमारा एक मेडिसन है, वो हमारे पास है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में यूज़ होती है, मतलब हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है। जब आप क्लिनिकल करते हो तो वो हमारे पास है हाइजूनेट हमारे पास ये भी क्या एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और हाइजूनेट हम तब यूज़ करते हैं जब पेशेंट को चेस्ट को इन्फेक्शन हो, क्योंकि जब हमें कोई चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है तो हमें क्या होती है हमारे चेस्ट के अंदर सिक्रीशन म्यूकस की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन का शिकार हो जाते हैं। तो उस वक़्त हम क्या करते हैं उसकी एयरवे ब्लॉक हो जाती है, उसको हम क्या रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं हाइजूनेट यूज़ करते हैं। हाइजूनेट का जब आप जेनेरिक नेम पढ़ेंगे तो ये भी हमारे पास क्या है हाइड्रोकार्टिसोन सोडियम सक्सिनेट, इसका नाम है हाइड्रोकार्टिसोन सोडियम सक्सिनेट। ये इसका क्या है जेनेरिक नेम, या हाइड्रोकार्टिसोन भी कहते हैं जेनेरिक नेम है। तो इसकी क्लास हम जब पढ़ते हैं तो वो हमारे पास क्या है कार्टिकोस्टेरॉइड। ये हमारे पास क्लास क्या है कार्टिकोस्टेरॉइड, जैसे डेक्सा था ये भी कार्टिकोस्टेरॉइड है, वो भी कार्टिकोस्टेरॉइड था। यूज़ ज़्यादातर कहाँ होता है चेस्ट इन्फेक्शन में यूज़ होता है। इसको हम क्या करते हैं आईवी लगाते हैं, याद रखिए इसको आईवी लगाते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, ब्लॉक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर को ये क्या करता है रिसेप्टर के साथ एक करता है और जाके जैसा कि हमने पढ़ा कि कैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के साथ ही एक्ट करता है, फिर साइटोप्लाज्म में जाता है, साइटोप्लाज्म के बाद डीएनए के साथ अटैच होता है और डीएनए के ऊपर क्या करता है एक्ट करता है, जहाँ से आगे इन्फ्लेमेटरी चीज़ों को बनना बंद करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ों की इंक्रीज करवाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम होती है। और ये हमारे पास है इसका जब साइड इफ़ेक्ट हम देखते हैं तो ये हमारे पास रेयर डिप्रेशन रिस्पायरेशन बाय सेडेटिव, बहुत ही रेयर टाइम क्या होता है इसकी रिस्पायरेशन क्या होती है पेशेंट को जब हम लगाते हैं तो ये क्या होती है डिक्रीज़ हो जाती है और सांस लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, रेयर केस में ये चीज़ें होती हैं। ये हमने क्या पढ़ा अपना एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी पढ़ा। हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या हो गए कंप्लीट हो गए जो कॉमनली यूज़ होते थे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है वो हमारे पास है एंटी स्पाज़मेटिक। एंटी स्पाज़मेटिक ड्रग वो होते हैं जो स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन में हम यूज़ करते हैं। जब स्मूथ मसल हमारे बॉडी के अंदर कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है हमें पेन महसूस होता है, जैसे कि एब्डोमेन के स्मूथ मसल्स वगैरह जब जीआईटी ट्रैक में डायरिया वगैरह हो जाती है तो हमारे स्मूथ मसल क्या कंट्रैक्ट हो जाए, जब कंट्रैक्ट हो जाते हैं हमें क्या होता है पेन होता है। तो हम स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं एंटी स्पाज़मोडिक। तो कौन कौन से ड्रग्स है जो यूज़ होते हैं उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है मेडिसन एंटी स्पाज़मेटिक ड्रग वो हमारे पास है नोस्पा, बहुत आप लोगों ने भी सुना होगा नोस्पा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब भी हमारे एब्डोमेन एरिया में पेन्स होते हैं तो हम क्या करते हैं नोस्पा यूज़ करते हैं, क्योंकि स्मूथ मसल्स होते हैं इस एरिया में और इसको क्या होता है रिलैक्स करता है तो हमें पेन क्या होती है रिलीफ मिलती है। तो देखिए इसका जो जेनेरिक नेम है नोस्पा का जो हमारे पास है ड्रोट्रावेरिन। इसके टेबलेट्स भी होते हैं आप लोगों ने घरों में भी देखा होगा और इमरजेंसी में इसके क्या होते हैं इंजेक्शंस होते हैं ड्रोट्रावेरिन। तो इसकी क्लास कौन सी है क्लास जब पढ़ते हैं तो ये हमारे पास क्या एंटी स्पाज़मोडिक। और इसकी यूज़ क्या होता है पेन इन स्मूथ मसल।
जब स्मूथ मसल में पेन होता है उसको रिलीफ करने के लिए हमारे पास क्या होता है, नोस्पा यूज़ करते हैं। इसको हम IV भी दे सकते हैं, इसको हम क्या देते हैं, IM भी देते हैं। IV और IM दोनों तरह हम इसको देते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिशन। ये एक एंजाइम है बाय फास्फोडाइस्ट्रेज, उसकी इनहिबिशन करके, जब उसकी इनहिबिशन होती है हमारे पास क्या होते हैं, मसल रिलैक्स होते हैं। कैसे होते हैं इसके थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। फास्फोडाइस्ट्रेज क्या करता है, CAMP, आप लोगों ने इसको सुना होगा कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट, उसको क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है। और जब साइक्लोऑक्सीजनेज को हम ब्लॉक करेंगे तो ये CAMP की क्या होगी, ब्रेक डाउन देंगे, तो CAMP क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा। जब CAMP हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, प्रोटीन काइनेज, प्रोटीन काइनेज एक एंजाइम उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। जब वो एक्टिवेट करता है तो वो क्या करता है, वो फास्फोरिलेशन करवाता है, फास्फोरिलेशन। जब फास्फोरिलेशन होती है और उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में मसल रिलैक्सेशन हो जाती है। फास्फोरिलेशन के बाद हमारे बॉडी के बाद मसल रिलैक्सेशन। तो जब देख लीजिए मैकेनिज्म दोबारा से देखिए, जब हम क्या करते हैं, फास्फोडाइस्ट्रेज का काम है कि वो CAMP को कम करवाता है, लेकिन जब हम इसको ब्लॉक करेंगे तो CAMP हमारे बॉडी में इंक्रीज होगी। जब CAMP इंक्रीज होगी तो हमारे पास हमारे सेल के अंदर क्या होगा, प्रोटीन काइनेज एंजाइम क्या होगा, एक्टिवेट। जब प्रोटीन काइनेज एंजाइम एक्टिवेट होता है तो वो फास्फोरिलेट करता है, उसके बाद क्या होता है कि मसल रिलैक्स होते हैं। तो हमारे पास नोस्पा का क्या काम है, वो इस एंजाइम को ब्लॉक करती है और उसकी वजह से हमारे मसल रिलैक्स हो जाते हैं। जब रिलैक्स हो जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, हमें स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होती है और हमें पेन नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास क्या है, ये थोड़ा सा ये कैल्शियम चैनल को भी क्या करता है, ब्लॉक करता है। जब कैल्शियम चैनल को ये ब्लॉक करता है तो दूसरा हमने पढ़ा कि कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करता है। आप लोगों को भी पता है कि जब हमने पहले भी इस चीज़ को काफ़ी बार पढ़ा, देखा होगा कि कैल्शियम जब सेल के अंदर एंटर हो जाता है, कैल्शियम क्या होता है, जब कैल्शियम सेल के अंदर एंटर हो जाता है तो क्या होता है, कैल्शियम की जब इंक्रीज हो जाती है सेल के अंदर, तो कैल्शियम क्या करता है, कंट्रैक्शन ऑफ मसल में हेल्प करता है। आप लोगों ने मैकेनिज्म भी पढ़ा, कैल्शियम क्या होता है, कंट्रैक्शन ऑफ मसल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जब क्या होगा, नोस्पा कैल्शियम की एंट्री, मतलब कैल्शियम की इन्फ्लेक्स को ही ब्लॉक करेगा तो सेल के अंदर क्या होगी, कैल्शियम की तादाद कम होगी। जब सेल के अंदर कैल्शियम कम होगा तो हमारे पास हमारी मसल क्या होंगे, कंट्रैक्ट नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। तो उस जब रिलैक्स होंगे तो हमें पेन क्या होगा, नहीं महसूस होगी। ये दूसरा इसका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसके साइड इफेक्ट है कि रिस्पायरेटरी डिप्रेशन है, क्योंकि स्मूथ मसल होते हैं, रिस्पायरेशन में भी बास टाइम उस पर भी ये एक्ट करता है और हमें क्या होती है, रिस्पायरेशन में भी क्या होती है, डिफिकल्टी होती है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम स्लोली लगाते हैं। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेडिसिन के ऊपर। हमारे पास जो है वो हमारे पास है स्पासफोन। ये भी एंटीस्पाज्मोडिक है, ये भी यूज़ होता है हमारे पास हॉस्पिटल साइड्स में बहुत ज़्यादा। तो इसका जो जेनरिक नेम है वो आप लोगों को याद होना चाहिए, फ्लोरोग्लूसिनोल। फ्लोरोग्लूसिनोल ये हमारे पास क्या है, इसका क्या है, जेनरिक नेम है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि कंपनी नेम चेंज हो सकता है। इसके बाद इसकी क्लास से एंटीस्पाज्मोडिक, मतलब ये कि हमारे पास क्या आता है, स्पाज्म कहते हैं कंट्रैक्शन को, और उसको क्या कहते हैं, रिलैक्स करता है। इसकी ये भी वही है कि स्मूथ मसल की पेन को क्या करता है, रिलीफ करने में हेल्प करता है। इसको भी हम IV भी लगा सकते हैं, IM भी लगा सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये हमारे पास ये है कि इनहिबिट कैल्शियम इन्फ्लेक्स, आल्सो एसिटाइलकोलिन ब्लॉकर्स। अब इसमें देख लीजिए कि हमने कैल्शियम का तो पहले ऑलरेडी हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, कैल्शियम कैसे मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। जब कैल्शियम अंदर आएगा तो ये हमने पहले भी मैकेनिज्म पढ़ा कि कैल्शियम जब सेल के अंदर एंटर हो जाता है कैल्शियम, तो ये हमारे पास जब कैल्शियम की मकदार सेल के अंदर इंक्रीज हो जाती है, हमारे पास मसल क्या होते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं।
तो ये क्या करेगा, कैल्शियम की जो इन्फ्लेक्स है उसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा, अंदर जाने से स्टॉप करेगा। जब अंदर जाने से स्टॉप करेगा तो कैल्शियम अंदर सेल के अंदर कम होगा, तो हमारे पास मसल कंट्रैक्ट नहीं होंगे बल्कि रिलैक्स होंगे। नंबर एक तो ये क्या हुआ, इसका काम हुआ। तो उसकी वजह से हमारे पास मसल रिलैक्स होंगे और हमें पेन नहीं होगा। नंबर दो, इसके अंदर ये जो आप देख सकते हैं कि एसिटाइलकोलिन ब्लॉकर्स, हमें पता है कि जब कंट्रैक्शन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जब हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो हमारे पास क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की वजह से हमारे पास क्या होता है, जीआईटी ट्रैक की कंट्रैक्शन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जब हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एसिटाइलकोलिन को हम क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, तो क्या होगी, वो क्या होगी, रिलैक्स होगी। कंट्रैक्शन होने के बजाय क्या होगा, रिलैक्स होगी। जब रिलैक्स होगी तो हमें क्या होगा, पेन कम होगा। ये दो तरीकों से सिपासफोन हमारे स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है। जब रिलैक्स करता है तो हमें क्या होती है, पेन नहीं होती। इसकी भी साइड इफेक्ट जब पढ़ते हैं तो ये रेयर रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, बहुत ही कम टाइम, रेयरली ऐसा होता है, केस होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होती है, रिस्पायरेशन क्या होती है, डिप्रेशन इससे काज हो सकती है। तो ये हमारे पास एंटीस्पाज्मेटिक भी खत्म हो गई। अन्य पास जो है वो हमारे पास है स्टोमक पेन के लिए मेडिसिन। तो जब भी कोई पेशेंट स्टोमक में पेन के साथ आता है, या उसको कोई पेन होती है, या उसको उसके मादे में कोई जलन होती है, तो उस टाइम हम कौन सी मेडिसिन लगाते हैं। तो बहुत ही कॉमनली यूज़ होती है एक मेडिसिन है जिसका नाम है रैजिक, और डॉक्टर इसको रैजिक के नाम से प्रिस्क्राइब करता है जब भी आप देखेंगे तो। लेकिन इसका जो जेनेरिक नेम है वो हमारे पास क्या है, ओमीपेराजोल। जब पेशेंट को स्टमक में पेन होती है, स्टमक में बर्निंग होती है, तो उस वक्त हम क्या लगाते हैं, राजिक लगाते हैं। और इसका जेनेरिक नेम हमारे पास क्या होगा, ओमीपेराजोल। हो सकता है कंपनी नेम मुख्तलिफ हो, लेकिन आपको क्या होना है, जेनेरिक नेम याद होना चाहिए, ओमीपेराजोल। और इसकी क्लास क्या है, तो इसकी क्लास हम देखते हैं तो ये हमारे पास है प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स। ये हमारे पास क्या है, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स है। ये प्रोटॉन्स की क्या करती है, सिक्रीशन को रोकती है। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा कि स्टमक में पेन होती है और उस वक़्त हम क्या करते हैं, पेशेंट को देते हैं। और इसकी रूट्स की जब हम बात करते हैं तो इसकी रूट्स क्या है, आईवी है। इसको सिर्फ हम आईवी लगाते हैं, स्टेट लगाते हैं आईवी। और इसकी मैकेनिज़्म की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्लॉक हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज। ये क्या हमारे पास है, प्रोटॉन पोटाशियम एटीपेज भी कहते हैं, हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज भी कहते हैं। तो इसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। और इसकी क्या मैकेनिज़्म है, जैसा कि हमें पता है कि स्टोमक में क्या होता है, बहुत सारी क्या होती है, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होती है, एसिडिक सिक्रीशंस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसा कि एक सील है, लेट्स सपोज एक सील है, और ये हमारे पास क्या है, ये स्टोमक है। जब इस सेल से यहाँ पे प्रोटॉन की, हाइड्रोजन की क्या होगी, सिक्रीशन ज़्यादा होगी। तो आप लोगों को भी पता होगा, मैथ में भी पता होगा, जैसे प्रोटॉन की सिक्रीशन ज़्यादा होती तो वो एनवायरनमेंट क्या बन जाता है, एसिडिक बन जाता है। क्या बन जाता है, एसिडिक। तो क्या होता है, जब राजिक है ओमिपेराजोल, वो क्या करता है, यहाँ जो प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर है, जो प्रोटॉन को सिक्रीट करता है, उस जगह पे क्या करता है, जाके एक्ट करेगा, या इधर आके क्या करेगा, एक्ट करेगा। और जब ये यहाँ पे एक्ट करेगा तो इस चीज़ को क्या करेगा, यहाँ पे ब्लॉक करेगा। और जब ये चीज़ यहाँ पे ब्लॉक होगा तो हाइड्रोजन की सिक्रीशन क्या होगी, प्रोटॉन की सिक्रीशन क्या होगी, बंद होगी। जब प्रोटॉन की सिक्रीशन बंद होगी तो हमारे पास स्टोमक में क्या होगा, एसिडिटी कम हो जाएगी। तो ये इसका क्या है, मैकेनिज़्म है। हमने कहा था कि ये प्रोटॉन की सिक्रीशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है स्टोमक के अंदर। देख लीजिए एक बार फिर, ये एक सिल है और ये इसका क्या है, स्टोमक है। जब यहाँ ये राजिक यहाँ पे एक्ट करेगा तो ये सिल क्या करेगा, हाइड्रोजन की सिक्रीशन क्या होगी, बंद हो जाएगी। हाइड्रोजन की सिक्रीशन बंद हो जाएगी। जब हाइड्रोजन की सिक्रीशन बंद होगी तो हमारे स्टोमक में क्या होगी, एसिडिटी कम होगी। एसिडिटी कम होगी, और एसिडिटी कम होगी तो हमें क्या होगी, बर्निंग कम फील होगी, और स्टमक में क्या होगा, पेन कम होगा। तो ये इसका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसकी साइड इफ़ेक्ट देखते हैं तो जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, डायरिया हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। ये इसका क्या है, साइड इफ़ेक्ट है। इसके बाद हम अब नेक्स्ट में चले जाते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट में जो ड्रग्स है, एंटी डिप्रेसेंट है, जो कॉमनली यूज़ होता है। आप इमरजेंसी में जब क्लिनिकल्स करते हैं तो आप लोग देख लेंगे कि एंटी डिप्रेसेंट्स के कुछ ड्रग्स है जो यूज़ हो जाते हैं वहाँ पे। सबसे पहले हम जब पढ़ते हैं तो बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, ये हमारे पास ड्रग है लेबिटालॉल। ये हमारे पास क्या है, लेबिटालॉल है।
और इन द नेम ऑफ लेबेटलाल आता है और इसका फार्मूला भी क्या है, जेनरिक नेम भी इसका हमारे पास क्या है, लेबेटलाल है। सही है, ये डॉक्टर इसको लेबेटलाल के नाम से प्रिस्क्राइब करता है और इसका जेनरिक नेम भी क्या है, लेबेटलाल है। इसकी क्लास में हम देखते हैं तो ये अल्फ़ा बीटा एंटागोनिस्ट है, ये अल्फ़ा को भी ब्लॉक करता है और बीटा दोनों को ब्लॉक करता है और हमारे बीपी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, कम हो जाती है। एंटी डिप्रेशन किसको कहते हैं, वो ड्रग्स जो बीपी को कम करते हैं। जब पेशेंट हाई बीपी के साथ आता है तो जब हम फिर उनको क्या देते हैं, एंटी डिप्रेशन देते हैं और इनका क्या होता है, बीपी कम हो जाता है। इसको किस लिए यूज़ करते हैं हम, इसको हम हाई बीपी में यूज़ करते हैं। जब पेशेंट की बीपी बहुत ज़्यादा हाई तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और इसका रूट क्या है, इसको आईवी लगाते हैं, याद रखिए इसको आईवी लगाते हैं, लेकिन इसको बहुत ही ज़्यादा स्लो लगाते हैं। बास टाइम स्टेट भी लगाते हैं थोड़ा सा, लेकिन अगर इसको फास्ट लगाते हैं तो पेशेंट क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, पेशेंट को बहुत ही हाइपोटेंशन में चला जा सकता है। तो इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जब हम देखते हैं तो ब्लॉक बोथ अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर्स, ये क्या करता है, अल्फ़ा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है और बीटा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है। तो इसकी थोड़ी मैकेनिज़्म देखते हैं, ये आप देख लीजिए, इसमें क्या है, ये लेबेटलाल है और इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देख लीजिए। इसमें क्या करता है, ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को क्या करता है, ब्लॉक करता है। ये बीटा और अल्फ़ा दोनों को ब्लॉक करता है, हमने पढ़ा था। ये क्या करेगा, बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करेगा। जब बीटा 1 और बीटा 2 दोनों ब्लॉक होंगे तो बीटा 1 कंट्रैक्शन काज करता है, तो क्या होगा, रिड्यूस सीएमपी एंड इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम। जब कैल्शियम क्या होगा सॉरी, जब इन्फ्लेक्स ऑफ कैल्शियम सेल के अंदर कम आएगा तो हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, रिलैक्सेशन ऑफ वास्कुलर स्मूथ मसल, इनहिबिट रेनिन रिलीज। और दूसरा ये क्या होगा, जब ये सेल के अंदर कैल्शियम की एंट्री कम होगी तो सेल के अंदर जब कम कैल्शियम एंटर होगा तो हमारे पास क्या होगा, मसल की कंट्रैक्शन कम होगी। और जब मसल की कंट्रैक्शन कम होगी तो कौन सी मसल की, हार्ट की मसल की, जब हार्ट मसल कंट्रैक्शन कम करेगा तो हार्ट की जो फोर्स होगी वो क्या होगी, कम लगेगी। जब फोर्स कम लगेगी तो हमारे पास क्या होगा, बीपी लो होगा। जैसे कि हार्ट देखिए, जब हार्ट कम कंट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास क्या होगा, आगे फ्लो भी क्या होगी, कम होगी, आगे फ्लो भी क्या होगा, कम होगा। तो हमारे पास बीपी का पेशेंट का क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी कम होगा। तो एक ये इस तरह क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और नेक्स्ट देख लीजिए कि जब ये अल्फ़ा 1 को ब्लॉक करता है तो अल्फ़ा 1 क्या करता है, रिड्यूस P3 रिड्यूस इन्फ्लेक्स ऑफ कैल्शियम। ये अल्फ़ा जो होते हैं, ये अल्फ़ा रिसेप्टर ये मौजूद होते हैं, ये हमारे पास वेन्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये वेन्स को क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। अल्फ़ा 1 क्या करते हैं, वेन्स को कंट्रैक्ट करते हैं। जब हम अल्फ़ा 1 को ही ब्लॉक करेंगे तो वेन की क्या होगी, कंट्रैक्शन नहीं होगा और वेन क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी। और जब वेन खुल जाएंगे तो वेन के ऊपर क्या होगा, ब्लड का प्रेशर कम लगेगा और हमारे पास हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये दो तरीक़ों से हमारे पास क्या होता है, लेबेटलाल हमारे बीपी को क्या करता है, कम करता है। एक में क्या करता है कि हार्ट की कंट्रैक्शन को कम करता है और दूसरे में हमारे पास क्या करता है, वेन को क्या करता है, खुला करता है, मतलब उसको डायलेट करता है, तो हमारे बीपी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये इसका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो हमने पढ़ लिया कि क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब इसका रिस्पायरेटरी फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट हो सकता है जब हम इसको फास्ट लगाते हैं। बस टाइम हो सकता है कि हार्ट बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन छोड़ दे और इसकी क्या होती है, रिस्पायरेशन को क्या होता है, ब्लड फ्लो सही नहीं होता, उसकी रिस्पायरेटरी फेलियर भी हो सकती है। तो इसका क्या है, साइड इफ़ेक्ट है, इसको बहुत एहतियात से लगाना होता है, स्लोली लगाना होता है और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लीजिए इसमें जब भी आप लगाते हो। तो ये क्या होता है, बीपी कम करने के लिए यूज़ होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो मेडिसिन से जो यूज़ होती है वो हमारे पास क्या है, लेसिक्स है। लेसिक्स भी हमारे पास ब्लड प्रेशर को कम करने में क्या होता है, यूज़ होता है। और बाज़ टाइम ये वैसे ब्लड फ़िल्टर करने भी के लिए भी यूज़ होता है। जब पेशेंट को हम क्या करते हैं, ब्लड लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये मेडिसिन ये लगाते हैं ताकि ब्लड क्या हो, उसका फ़िल्टर हो जाए, टॉक्सिन वगैरह रिलीज़ हो जाए। तो लेसिक्स का हमारे पास सबसे पहले तो लेसिक्स का हमने जेनरिक नेम देखना है। तो इसका जेनरिक नेम हमारे पास क्या है, फ्यूरोसमाइड। लेसिक्स डॉक्टर तो प्रिस्क्राइब करता है इन द नेम ऑफ लेसिक्स करता है, लेकिन इसका जो जेनरिक नेम हमारे पास क्या है, फ्यूरोसमाइड है, फ्यूरोसमाइड।
और ये किस क्लास में आता है? डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स किसको कहते हैं? जो यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बंदे को ज़्यादा पेशाब आता है, तो इसको हम क्या करते हैं? डायूरेटिक्स कहते हैं। और इसकी जब यूज़ की बात करते हैं तो ये हाई बीपी में यूज़ करते हैं ताकि बीपी पेशेंट का क्या हो? कम हो जाए। और इसको हम क्या करते हैं? आईवी लगाते हैं। इसको हम क्या करते हैं? आईवी लगाते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं। इसको डाइल्यूट भी नहीं करते, डायरेक्ट लगा सकते हैं आईवी। और इसकी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखते हैं किस तरह बीपी को कम करता है। तो ये स्टॉप एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड्स, और क्लोराइड और को क्या करता है? उसकी एब्जॉर्प्शन को क्या करता है? स्टॉप करता है। ये क्या करता है? सोडियम और क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन को, और पोटाशियम को भी क्या करता है? वो क्या करता है? उसकी एब्जॉर्प्शन को कम करता है। कैसे? ज़रा देख लीजिए। ये हमारे पास क्या है? किडनी है। ये लेट्स सपोज इसका लूप है। ये क्या करता है? लेसिक्स यहाँ पे क्या करता है? जाके एक्ट करता है। जब लेसिक्स यहाँ पे लूप के ऊपर एक्ट करता है तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड उसकी क्या होती है? एब्जॉर्प्शन नहीं होती। और ये क्या होती है? रीएब्जॉर्ब वो नहीं होते। जब सोडियम और क्लोराइड एब्जॉर्ब नहीं होंगे, साथ में क्या होगा? वाटर भी क्या होगा? एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, क्योंकि जितना सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है तो हमारी बॉडी में वाटर भी उतना क्या होता है? ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। जब लेसिक्स यहाँ पे आके एक्ट करेगा तो ये सोडियम और क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा? बंद करेगा। जब अब देख लीजिए, जब सोडियम और क्लोराइड की क्या होगी? एब्जॉर्प्शन कम होगी। और जब सोडियम और एब्जॉर्प्शन कम होगी तो वो क्या होंगी? वो बॉडी से बाहर चले जाएंगे। वो क्या होगी? सोडियम और क्लोराइड क्या हो जाएंगे? बॉडी से बाहर चले जाएंगे। जितना ज़्यादा सोडियम क्लोराइड वगैरह बॉडी से बाहर जाएगा, साथ में वाटर भी उतना क्या होगा? कम ज़्यादा जाएगा। ज़्यादा वाटर भी उसके साथ क्या होगा? बाहर जाएगा। जब वाटर बाहर जाएगा तो हमारे बॉडी से, तो हमारे ब्लड में क्या होगा? वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी। ब्लड में क्या होगी? वाटर की कंसंट्रेशन ब्लड में क्या होगी? कम होगी। जब वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी तो ब्लड का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ब्लड की वॉल्यूम जब कम होगा तो ब्लड का प्रेशर भी हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा? कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा ब्लड का वॉल्यूम होगा तो प्रेशर उतना ज़्यादा लगेगा। जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए तो क्या होगा? हमारे पास ब्लड का प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, लेसिस किस पे एक्ट करता है? किडनी में लूप के ऊपर एक्ट करता है और सोडियम और क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है। जब सोडियम और एब्जॉर्प्शन ब्लॉक होगी तो सोडियम और क्लोराइड वगैरह बॉडी से बाहर रिलीज़ होंगे। जब ये बॉडी से बाहर जाएंगे तो साथ में वाटर को भी ले जाएंगी। जब वाटर हमारे बॉडी से निकलेगा तो हमारे ब्लड के अंदर, ये देख लीजिए, हमारे ब्लड के अंदर क्या होगा? वाटर की कमी आएगी और हमारे ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। जब ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो फिर क्या होगा? उसका प्रेशर कम होगा और हमारा बीपी क्या हो जाएगा? कम होगा। ये हमारे पास क्या है? डायूरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह बीपी को कम करते हैं। और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? साइड इफ़ेक्ट इसका देख लीजिए इधर, ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। जब हम इसको लगाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इस तरह होता है कि बहुत ज़्यादा क्या होता है? सोडियम या क्लोराइड या पोटाशियम वगैरह की सिक्रीशन बॉडी से हो जाती है और हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है? इनकी डिफिशियंसीज आ सकती है। तो इसके क्या है? साइड इफ़ेक्ट है। तो ये नेक्स्ट में जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ मेडिसन्स है, इनहेलर्स है। इनहेलर्स इनहेलर्स वो होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? थ्रू रिस्पायरेटरी ट्रैक ले जाते हैं। रिस्पायरेटरी ट्रैक जो मेडिसिन यूज़ होता है वो हमारे पास क्या होता है? इनहेलर्स होते हैं। इनहेलर्स ज़्यादातर आप रिस्पायरेटरी ट्रैक की किसी कोई पेशेंट है, उसको मसला है, उसको सांस लेने में मसला है, ब्रीथिंग में मसला है, उस टाइम हम क्या करते हैं? इनहेलर्स यूज़ करते हैं। और इनहेलर्स जो वैसे और तरीक़ों के मेडिसिन्स के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन इधर हम जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या है? पेशेंट की ब्रीथिंग में कोई मसला हो तो उस वक़्त हम क्या करते हैं? इनहेलर्स यूज़ करते हैं। तो इनहेलर्स को, फर्स्ट इनहेलर्स हम देखते हैं जो इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास है, फर्स्ट है हमारे पास है एटम। डॉक्टर इसको एटम के नाम से प्रिस्क्राइब करता है। आप लोग ये देख लीजिए, एटम ये इसका क्या है? नेम है, कंपनी नेम है। और इसको हम क्या करते हैं? इसका जेनेरिक नेम हमारे पास जो है, हमारे पास है एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ये हमारे पास क्या है? एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है। सही है। ये एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इसका क्या है? जेनेरिक नेम है, याद होना चाहिए आप लोगों को। और इसकी क्लास क्या है? हमारे पास एंटी कोलिनर्जिक्स, कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक है।
और ये हमारे पास रिस्पायरेटरी इधर लिखा नहीं, इसको यूज़ करते हैं रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। जिस पेशेंट को मतलब ये कि सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, ये लगाते हैं पेशेंट को। और इसको किस तरह लगाते हैं, इनहेल करवाते हैं। इसमें इस तरह होता है कि एक आपको मास्क होता है, आप ज़रा देख लीजिए, आपको जब जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह का एक मास्क होता है। ये क्या होता है, एक मास्क होता है। सही है। इसमें हम क्या करते हैं, इस इधर एक इसका क्या होता है, एक मास्क होता है और इधर एक क्या होती है, छोटी सी इसकी ट्यूब होती है। और इस ट्यूब में हम क्या इस बोतल सा होता है, उसमें हम क्या करते हैं, ये मेडिसिन डालते हैं और नीचे से हम क्या करते हैं, आगे ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होता है। ये इसकी लंबी सी क्या होती है, ट्यूब होती है, वो ऑक्सीजन को कनेक्ट होता है। और पेशेंट को हम क्या कहते हैं, ये मास्क पहनाते हैं, नेबुलाइजेशन मास्क कहते हैं इसको। नेबुलाइजेशन मास्क के क्या करते हैं, इधर मेडिसिन डालते हैं और उस पेशेंट को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं इसके मुंह पे। तो ये हमारे पास क्या है, इन दफ़ा हम आप क्या करते हैं, इनहेल हो जाता है। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो इसकी मैकेनिज़्म की जहाँ तक बात करते हैं तो ये हमारे पास इसका मैकेनिज़्म क्या है, इसका मैकेनिज़्म हमारे पास है ब्लॉक एसेटिलकोलिन मस्करेनिक रिसेप्टर्स। ये कैसे होता है, देख लीजिए, आपको पता है कि जब हमारी बॉडी में दो तरह के सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, एक हमारे पास है पैरासिम्पैथेटिक, एक हमारे पास है सिम्पैथेटिक्स। जब हमारे बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इसके दो रिसेप्टर्स है, पैरासिम्पैथेटिक के एक मस्करेनिक है। ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की क्या है, हमारे पास जो रेस्ट फॉर्म में हमारे बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है। सिम्पैथेटिक सिस्टम की क्या है, रिसेप्टर है। जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट होता है, तो हमारी रिस्पायरेटरी जो ट्रैक है वो हमारे पास क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट, जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होती है। लेट्स सपोज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का क्या है, ये इधर एक रिसेप्टर है, मस्करेनिक रिसेप्टर। ये फ़र्ज़ करो कि ये मस्करेनिक रिसेप्टर है। जब मस्करेनिक रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है तो फिर हमारे पास क्या होती है, हमारी क्या होती है, ये ट्रैक क्या हो जाती है, ये ट्रैक हमारे पास क्या हो सॉरी रिस्पायरेटरी ट्रैक क्या हो जाती है, कंट्रैक्ट हो जाती है। और जब रिस्पायरेटरी ट्रैक कंट्रैक्ट हो जाएगी तो हमें क्या होगा, सांस लेने में मुश्किलात होगी, हमारी क्या होगी, एयरवे क्लियर खुला नहीं होगा, डायलेट नहीं होगा, तो हमें क्या होगा, सांस लेने में मसला होगा। तो इसमें क्या होता है कि जब ये एटम क्या होता है, ये एटम आ जाता है और इसको क्या करता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक के ऊपर जो मस्करेनिक रिसेप्टर है उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। जब रिस्पायरेटरी ट्रैक में मस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो क्या होगी, मस्करेनिक रिसेप्टर का क्या काम था, कंट्रैक्शन। जब मस्करेनिक रिसेप्टर ही ब्लॉक होगा तो फिर क्या होगा, हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक क्या होगी, कंट्रैक्ट होने के बजाय क्या होगी, रिलैक्स हो जाएगी। क्या होगी, रिलैक्स हो जाएगी। और हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। जब खुल जाएगी तो हम क्या होंगे, ईजिली सांस ले सकेंगे और हमारी सांस में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये इसका एटम क्या क्या है, एटम का क्या है, हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है बहुत ही रियरली होती है। सम टाइम पेशेंट को क्या आ जाता है, वोमिटिंग आ जाती है जब इसको लॉन्ग टाइम तक लगाते हैं। और बास टाइम इसका इस तरह भी होता है कि इसका क्या होता है, अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस भी एपोट्रोपियम ब्रोमाइड की वजह से हो सकता है और पेशेंट को हार्ट के थोड़े प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और इसको हम क्या करते हैं, मास्क के ज़रिए मास्क में डालते हैं और फिर पेशेंट को क्या करते हैं, अटैच करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो यूज़ होता है पेशेंट को इनहेलर के तौर पे, वो हमारे पास है क्लेनिल। ये हमारे पास क्या है, क्लेनिल है। तो दूसरा हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, क्लेनिल। हमारे पास क्या है, क्लेनिल है। तो क्लेनिल का जो जेनरिक नेम हमारे पास है वो है बिक्लोमेथासोन। बिक्लोमेथासोन इसका जेनरिक नेम है और इसको डॉक्टर किसके नाम से प्रिस्क्राइब करता है, क्लेनिल के नाम से। इसकी क्लास जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास एक कार्डिकोस्टेरॉइड है और इसको यूज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब रिस्पायरेशन एंटी इन्फ्लेमेटरी में आता है, क्योंकि ये क्या करता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सिक्रीशन वगैरह हो जाती है, उसको कम करता है। और रूट्स का जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे पास क्या है,
इन्हेलर है, हम इसको मास्क में डालते हैं और फिर पेशेंट को अटैच करते हैं। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ देखते हैं, एक्शन देखते हैं। तो बाइंड टू ग्लूकोकार्टिकॉइड रिसेप्टर्स, जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले डेक्सा वगैरह में पढ़ा था कि कैसा होता है कि ये देख लिए सिले और ये सिल का क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो इसका रिसेप्टर कहाँ मौजूद होता है, सिल के साइटोप्लाज्म में। तो क्लेनिल क्या करेगा, जाएगा और सिल के साइटोप्लाज्म में क्या होगा, अटैच होगा। और जब सिल के साइटोप्लाज्म में अपने रिसेप्टर के साथ अटैच होता है तो उसके बाद ये क्या हो जाता है, रिसेप्टर के साथ ये सिल के अंदर चला जाता है। जब सिल के अंदर, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर जाता है, जब न्यूक्लियस के अंदर जाता है साइटोप्लाज्म से, तो ये क्या करता है, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन में क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। तो एक काम ये करता है कि ये जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स है, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को क्या करता है, स्टॉप करता है। और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स उनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो हमारे पास क्या होगी, हमारी इन्फ्लेमेशन क्या होगी, स्टॉप होगी। तो हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक में क्या होगा, सिक्रीशन वगैरह क्या होगी, कम होगी। म्यूकस वगैरह की सिक्रीशन जो इन्फ्लेमेशन काज करते हैं कम होगी। तो हमारे पास क्या होगी, हमारी ट्रैक खुली रहेगी। और नंबर 2 ये क्या होगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ों को क्या करता है, एक्टिवेट करेगा। जब एक्टिवेट करे तो हमारे पास उससे भी इन्फ्लेमेशन क्या होगी, कम होगी। तो जब हमारे पास जीआईटी, सॉरी हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक में जब क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो हमारे पास क्या होता है, लेट्स सपोज इन्फ्लेमेशन मतलब सिक्रीशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा सिक्रीशन होगी तो हमारे पास क्या होगा, हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक क्या होगी, तंग हो जाएगी। हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक तंग हो जाएगी। जब क्लेनिल यहाँ पे आके एक्ट करेगा तो क्लेनिल क्या करेगा, ये सिक्रीशन को क्या करेगा, कम करवाएगा। इस सिक्रीशन को क्या करेगा, कम करेगा। जब ये सिक्रीशन कम होगी तो हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक क्या होगी, खुली रहेगी और हमें क्या होगा, सांस लेने में ईजी होगा। तो ये इस तरह क्या करता है, एक्ट करता है और हमें रिस्पायरेटरी ट्रैक में रिस्पायरेशन की में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इन्हेलर यूज़ होता है, जो वो हमारे पास क्या है, वेंटोलिन। वेंटोलिन क्या होता है, यूज़ होता है। ये इस तरह एक बोतल के फॉर्म में होता है, इसके ड्रॉप उस मास्क के अंदर डालने होते हैं। तो इसका जो जेनरिक नेम हमारे पास है, वो हमारे पास है साल्ब्यूटामोल। साल्ब्यूटामोल इसका क्या है, जेनरिक नेम है। तो इसकी क्लास में हम देखते हैं तो इसकी क्लास हमारे पास आता है बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 क्या है, एगोनिस्ट है। और ये हम क्या करते हैं, रिस्पायरेटरी कोई प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है पेशेंट को, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, लगाते हैं मास्क में डाल के। और इसकी रूट्स क्या, इन्हेलर है, इन्हेल करवाते हैं, मास्क में डालते हैं, मास्क लगाते हैं पेशेंट को, और वो क्या करता है, इन्हेल करता है उस चीज़ को। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं तो ये मसल क्या करता है, रिलैक्सेशन करता है। मसल रिलैक्सेशन कैसे करता है, जैसे कि हम देख लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, रिस्पायरेटरी ट्रैक है और इसके ऊपर क्या होगा, लेट्स सपोज एक रिसेप्टर है सिंपैथेटिक सिस्टम का। उस रिसेप्टर का क्या नाम है, बीटा 2। बीटा 2, ये बीटा 2 रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करता है, हमारी रिस्पायरेशन को क्या करता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक को क्या करता है, रिलैक्स करता है, खुल जाती है। जब रिस्पायरेटरी ट्रैक खुल जाएगी तो हमें सांस लेने में क्या होगी, ईजीनेस होगी। तो अब क्या होता है कि ये जो वेंटोलिन है ये क्या करता है, ये आ जाता है और आके क्या करता है, बीटा 2 को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। जब बीटा 2 जितना ज़्यादा एक्टिवेट होगा तो हमारी रिस्पायरेशन उतनी रिस्पायरेटरी ट्रैक उतनी ज़्यादा क्या होगी, खुल जाएगी, उतनी ज़्यादा रिलैक्स होगी, हमें क्या होगी, सांस लेने में ईजी होगी। तो बीटा 2 क्या होगी, बीटा 2 हमारे पास क्या है, सिंपैथेटिक सिस्टम का क्या है, रिसेप्टर है। और जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक के मसल्स क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। और जब रिलैक्स होंगे तो हमारे पास क्या होगी, हमें सांस लेने में आसानी होगी। तो ये इसका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और इसकी साइड इफ़ेक्ट देते तो रेयरली हाइपोटेंशन क्या करती है, बास टाइम काज कर सकती है, क्योंकि हार्ट पे इसका भी इफेक्ट होता है। तो जब हार्ट पे इसका इफेक्ट होगा तो हमारे पास क्या होगी, हार्ट की कंट्रैक्शन कम हो जाएगी और हाइपोटेंशन रेयरली काज हो सकती है। तो ये इसका क्या है, यूज़ और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेडिसिन है वो हमारे पास है वैक्सीन्स है, जो बहुत ही कॉमन यूज़ होते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जब आप काम करते हो। तो इसमें कुछ वैक्सीन्स है जिसको हम पढ़ेंगे कि इसका यूज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वैक्सीन को जब हम देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले वाले वैक्सीन जो है वो हमारे पास है टीटी वैक्सीन्स। टीटी वैक्सीन, और इसका जो टीटी वैक्सीन लिखते हैं इसको, उसके जेनरिक नेम है टेटिनस टॉक्साइड। इसका जेनरिक नेम क्या है, टेटिनस टॉक्साइड है। और इसकी जब हम क्लास की बात करते हैं तो इसकी क्लास में हमारे पास आता है इनएक्टिवेटेड और टॉक्साइड। इसमें क्या होता है, इनएक्टिव उसका जो
बैक्टीरिया है उसका इनएक्टिव फॉर्म उसमें क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। उसमें क्या होता है, इसका इनएक्टिव फॉर्म से बनाया जाता है। और टॉक्साइड हमारे पास क्या होता है, टेटिनस इनएक्टिव होता है, जबकि टॉक्साइड हमारे पास क्या होते हैं, एक्टिव फॉर्म भी उसके अंदर मौजूद होते हैं। दोनों चीज़ें क्या होती है, मौजूद होती है। इनएक्टिव फॉर्म भी उसमें मौजूद होती है उस मेडिसिन के अंदर, और एक्टिव फॉर्म भी उसके अंदर क्या होती है, मौजूद होती है। और उससे वो क्या बन जाती है, वैक्सीन बन जाती है। और फिर हम उसको क्या करते हैं, आगे पेशेंट को लगाते हैं। इसका यूज़ क्या होता है, अगेंस्ट क्लोस्ट्रीडियम टाइटेनी बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टाइटेनी बैक्टीरिया। जब हम किसी भी पेशेंट को कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और कई पेशेंट को कहीं पे चोट लग जाती है, क्योंकि ज़्यादातर ये बैक्टीरिया मौजूद होती है सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर ज़्यादातर मौजूद होती है। तो चांस हो सकता है कि जब पेशेंट को कोई एक्सीडेंट हो और पेशेंट नीचे ज़मीन के साथ लग जाए और उसको कोई ज़ख्म आए, तो उसकी बॉडी में इंटर होने के चांसेस होते हैं। तो ये मिट्टी में ज़्यादातर पाया जाता है। तो इसलिए जब भी पेशेंट को एक्सीडेंट होता है तो उस पेशेंट को हम क्या करते हैं, टीटी वैक्सीन लगाते हैं, ताकि ये वाली बैक्टीरिया उसकी बॉडी में इंटर ना हो और वो क्या हो जाए, बच जाए। इसको हम लगाते हैं, आईएम लगाते हैं। इसको हम क्या करते हैं, आईएम लगाते हैं। याद रखिए, वैक्सीन मोस्टली जो वैक्सीन होती है सारी, वो हम क्या करते हैं, आईएम लगाते हैं। और इसका मैकेनिज़्म हमने प्रोफाइलेक्टिक है। हम क्या करेंगे, जब हम इसको हम लगाएंगे, पहले से हम प्रोफाइलेक्टिक वो होता है कि कोई बीमारी हुई नहीं हो, पहले से हम बॉडी को क्या करते हैं, उसके लिए तैयार रखते हैं। जब हम ये मेडिसिन लगाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, इसके ख़िलाफ़ क्या बनेंगी, एंटीबॉडी बनेंगी। एंटीबॉडी इसके ख़िलाफ़ क्या बनेंगी, एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ जब हमारी बॉडी के अंदर बन जाएंगे, ये क्या होगा, पहले से हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना के तैयार रहेगी। जब भी ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर होगा तो एंटीबॉडीज़ उसके ख़िलाफ़ जंग करेंगे और उसको क्या करेंगे, मार देंगे। जैसे इंटर होगा तो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी मौजूद होंगे और वो क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और उस बैक्टीरिया को ख़त्म करेंगे। इसलिए हम पहले से तैयारी के लिए ये देते हैं। और इसकी जब साइड इफ़ेक्ट है कि बाद टाइम पेशेंट को क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन होती है, पेशेंट को उस चीज़ से एलर्जी हो सकती है। तो ये हमने क्या किया, टीटी वैक्सीन्स का यूज़ और इसकी क्लास वगैरह पढ़ी। नेक्स्ट वैक्सीन हमारे पास जो ज़्यादातर यूज़ होती है हमारी, हम देखते हैं तो हमारे पास है रेबीज़ वैक्सीन। रेबीज़ वैक्सीन, तो रेबीज़ वैक्सीन क्या क्या है, ज़्यादातर क्या करता है, यूज़ होता है। और इसका जेनरिक नेम भी रेबीज़ है, रेबीज़ अमीनोग्लोबुलिन। ये हमारे पास क्या है, इसका जेनरिक नेम है। और ये इसकी क्लास की जब हम बात करते हैं तो रेबीज़ वैक्सीन की क्लास है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। मतलब है कि जो उसके अंदर जो मेडिसिन मौजूद होती है रेबीज़ की, वो हमारे पास क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब हम पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट के अंदर इम्यून सिस्टम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो इसकी जो यूज़ है आगे, लाइसा वायरस, रेबीज़ जो वायरस है वो क्लास में आता है, लाइसा वायरस की क्लास में आता है, एक वायरस है। और इसको हम कब यूज़ करते हैं कि ज़्यादातर जब भी कोई डॉग, कुत्ता वगैरह किसी बंदे को काटता है, तो ये क्या होती है, ज़्यादातर वाइल्ड एनिमल के अंदर मौजूद होता है। जब भी ये किसी बंदे को काटता है तो उसकी वजह से क्या होती है, उस बंदे के अंदर क्या होता है, ये वायरस क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है और पेशेंट का क्या हो सकता है, इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इस वायरस को जब भी कोई बंदे को कुत्ता वगैरह काटता है, कोई ऐसा एनिमल काटता है, तो उस वक़्त हम क्या करते हैं, रेबीज़ वैक्सीन उस पेशेंट को हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को हम क्या करते हैं, लगाते हैं, ताकि वो पेशेंट उस वायरस से क्या हो जाए, बच जाए। तो इसका जो रूट है वो हमारे पास क्या है, आईएम है। हम इसको हम क्या करते हैं, आईएम लगाते हैं। और मैकेनिज़्म वो ये प्रोफाइलेक्टिक है, ताकि हमारे पास हम क्या करते हैं, पहले से उस पेशेंट को इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ताकि तैयार रहे। जब भी वो वायरस बॉडी में इंटर हो तो बॉडी उसके ख़िलाफ़ क्या करे, एक्ट करे और उस चीज़ को ख़त्म करे पहले से। उसका भी है कि वैक्सीन से भी क्या होता है, बाज़ टाइम एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि रेबीज़ वैक्सीन किसके ख़िलाफ़ यूज़ होता है, जब भी किसी बंदे को कुत्ता काटता है तो उस वक़्त हम क्या करते हैं, रेबीज़ वैक्सीन लगाते हैं। इसके बाद हमारे पास है एंटीबायोटिक्स है, जो बहुत कॉमनली यूज़ होती है। जब भी हम देखते हैं तो ख़ास एंटीबायोटिक है जो यूज़ होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारी एंटीबायोटिक है वो हमारे पास है सेफ्ट्राइक्सोन। इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है इन द नेम ऑफ सेफ्ट्राइक्सोन। उसका जेनरिक नेम भी हमारे पास क्या है, सेफ्ट्राइक्सोन है। तो ये हमारे पास क्या है, एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स
वो होते हैं जो हम क्या करते हैं बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ क्या करते हैं लगाते हैं, एंटी बैक्टीरियल्स कह सकते हैं, एंटीबायोटिक्स में फिर एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल्स ये चीज़ें। तो हम क्या करते हैं एंटीबायोटिक जो नाम यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं किसके लिए, एंटी बैक्टीरियल के लिए। तो ये बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ हम क्या करते हैं लगाते हैं। इसका जेनरिक नेम भी हमने पढ़ा, ये सेफ्ट्रैक्सोन है और इस क्लास ये कि थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। सेफेलोस्पोरिन की एक के अंदर क्या करती है, इसकी थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन के अंदर क्या आती है सेफ्ट्रैक्सोन आती है। और इसको हम क्या करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं। जब पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन हो जाती है तो उस वक्त हम क्या करते हैं सेफ्ट्रैक्सोन लगाते हैं, क्योंकि ये ब्रॉड है, मतलब ये है कि हर तरह की बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करता है। तो हमें स्पेसिफाई कोई पता नहीं होता कि बॉडी के अंदर कौन सी बैक्टीरिया है, तो उस वक्त हम ये लगाते हैं। तो हर तरह की बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ ये क्या करता है, काम करता है। तो इसको हम लगाते हैं, आईवी लगाते हैं। हम क्या करते हैं इसको आईवी लगाते हैं पेशेंट को, और इसका मैकेनिज़्म है कि इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल। ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया की बाहर वाली वाल कौन सी होती है, सेल वॉल होती है। ये क्या करता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल की फॉर्मेशन को क्या करता है, स्टॉप करता है। ये क्या करता है बैक्टीरिया की सेल वॉल की फॉर्मेशन को स्टॉप करता है। जब बैक्टीरिया की सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और बैक्टीरिया क्या होगा, ख़त्म होगा। तो इनका काम क्या होता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने से रोकते हैं, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है बैक्टीरिया मर जाता है और हमारी बॉडी से खाली हो जाता है। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट वो हमारे पास है, सॉरी रिएक्शंस होते हैं, सॉरी एलर्जिक रिएक्शन इसके साथ क्या होती है, हो जाती है साइड इफ़ेक्ट। जब भी आप देख लेंगे तो जब भी हम कोई भी एंटीबायोटिक किसी पेशेंट को लगाते हैं तो उससे पहले उस पेशेंट को हम क्या करते हैं, टेस्ट डोज लगाते हैं। क्या करते हैं, टेस्ट डोज। टेस्ट डोज में हम थोड़ा सा क्या करते हैं 0.5 तक क्या करते हैं, ml तक हम क्या करते हैं उस एंटीबायोटिक को लेते हैं, और पेशेंट को हम क्या करते हैं एंट्राडर्मल लगाते हैं। एंट्राडर्मल उस पेशेंट की स्किन में थोड़ा सा इंटर करते हैं और 10 मिनट्स वेट करते हैं, देखते हैं कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, फिर उस पेशेंट को हम क्या करते हैं आईवी लगाते हैं। तो जब भी आप कोई भी एंटीबायोटिक लगाते हो तो याद रखिए उससे पहले आपको क्या देना होता है, टेस्ट डोज। या तो टेस्ट डोज एंट्राडर्मली थोड़ा सा लगा के छोड़ते हैं 10 मिनट के लिए, या हम क्या करते हैं थोड़ा सा आईवी लगाते हैं, पेशेंट को डायरेक्ट आईवी लगाते हैं थोड़ा सा लगा के, फिर 10-15 मिनट वेट करते हैं, कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। जब रिएक्शन नहीं होगा तो उसके बाद उसको पूरा डोज आईवी हम लगाते हैं। तो इसकी रिएक्शंस हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एंटीबायोटिक्स है। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो हमारे पास ड्रिप्स है, जो कॉमनली जो ड्रिप्स यूज़ होते हैं हमारे जब हम क्लिनिकल में जाते हैं रोटेशन में, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ड्रिप यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक ड्रिप है जो फ्लैजेल है, अब लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये फ्लैजेल का क्या है, ड्रिप है। इसका जो ये देख ली फ्लैजेल का ड्रिप है, और इसका जो जेनरिक नेम है वो हमारे पास है मेट्रोनाइडाजोल। मेट्रोनाइडाजोल हमारे पास क्या है, इसका क्या है, जेनरिक नेम है। इसकी क्लास एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी प्रोटोजोल भी है, क्योंकि हमारे पास एंटी बैक्टीरिया एंटी प्रोटोजोआ दोनों पे क्या करता है, एक करता है, उनको ख़त्म करता है, और हमारी बॉडी को क्या करती है, रिलीफ मिलती है। और ये हम क्या कहते हैं डायरिया में देते हैं। ये जब पेशेंट को कोई डायरिया हो जाती है तो उस वक़्त हम क्या कहते हैं फ्लैजेल का ड्रिप लगाते हैं, क्योंकि हो सकता है प्रोटोज़ोआ से हमें डायरिया हुआ या कोई बैक्टीरियल से हुआ, तो उस वक़्त क्या करता है, ये काम करते हैं। डायरिया के वक़्त हम पेशेंट को लगाते हैं। इसको हम लगाते हैं, आईवी लगाते हैं। ये हमारे पास क्या है, आईवी लगाते हैं उस पेशेंट को। जब हम पेशेंट को आईवी लगाएँगे थ्रू क्या होता है, इस तरह ट्यूब के थ्रू हम क्या करते हैं पेशेंट्स को आईवी लगाते हैं। इस तरह की एक ट्यूब होती है और फिर हम पेशेंट की वेन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, आईवी लगाता है। और इसका मैकेनिज़्म देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, डैमेज डीएनए। ये क्या करता है कि बैक्टीरिया की जो डीएनए होती है उसको क्या करता है, डैमेज करता है। जब बैक्टीरिया की डीएनए जब बैक्टीरिया की क्या करेगी, डीएनए ही क्या होगी, डैमेज होगी, तो फिर बैक्टीरिया आगे क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं कर सकेगा, मतलब अपने जैसे आगे कॉपी नहीं बना सकेगा, और बैक्टीरिया की आगे बढ़ा जो प्रोडक्शन है वो हमारे पास क्या होगी, स्टॉप होगी, और बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगी हमारी बॉडी से। तो ये डीएनए के ऊपर एक करते हैं बैक्टीरिया की, और बैक्टीरिया की जो प्रोडक्शन है, डुप्लीकेशन है, उसको रोकते हैं, और पेशेंट और हमारे पास बॉडी से बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। यही है कि इससे भी क्या होते हैं साइड इफ़ेक्ट, रेशेस एचिज़। मैंने पहले ही बताया जब भी कोई एंटीबायोटिक वगैरह हम लगाते हैं तो हो सकता है हमारी बॉडी उसके ख़िलाफ़ क्या करे, रिएक्शन करे, हमें क्या होती है, खुजली वगैरह हो सकती है, इचिंग वगैरह हो सकती है।
तो जब भी आप फ्लैजेल लगाते हैं तो आप देख लीजिए, नोटिस कर लीजिएगा पेशेंट को कोई रेडनेस वगैरह तो नहीं हो रही, पेशेंट को कोई एचिंग वगैरह तो नहीं हो रही। तो ये फ्लैजेल का काम है जो हम क्या करते हैं, डायरिया में पेशेंट को लगाते हैं। नेक्स्ट ड्रिप हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास है सिप्रो। इसका जो यूज़ होता है वो इन द नेम ऑफ सिप्रो यूज़ करते हैं। और इसका जो जेनरिक नेम है, ये ड्रिप हम जिस नेम से यूज़ करते हैं इस ड्रिप को, हमारे पास क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। देख लीजिए, ये कंपनी नेम हो सकता है डिफरेंट हो सकता है, इधर देख लो सिप्रो, इधर देख नेविडेट है, तो ये कंपनी नेम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हमने क्या करना है, इसका जेनरिक नेम याद रखना है जिसका नाम है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसका क्या है, जेनरिक नेम है। और ये हमारे पास किस क्लास में आता है, फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है, इसका क्या है, क्लास में आता है। ये हमारे पास क्या है, यूज़ जब देखते हैं तो ये हमारे पास है ब्रॉड एंटीबायोटिक्स। ये ब्रॉड एंटीबायोटिक्स से, ब्रॉड एंटीबायोटिक उसको कहते हैं जो हर तरह की बैक्टीरिया के ऊपर क्या करता है, काम करता है। और इसको हम लगाते हैं आईवी रूट्स के थ्रू लगाते हैं। और इसका मैकेनिज्म क्या है, इनहिबिट डीएनए रेप्लिकेशन। तो वही है कि ये भी क्या करता है, डीएनए की रेप्लिकेशन को क्या करता है, स्टॉप करता है। जब डीएनए ये आगे रेप्लिकेट नहीं होगी तो आगे क्या होगा, आगे बैक्टीरिया मज़ीद नहीं बनेंगे और हमारी बॉडी से बैक्टीरिया क्या होगी, ख़त्म हो जाएंगी। और इसकी यूज़ क्या है कि इसको हम ज़्यादातर इसको भी हम क्या करते हैं, डायरिया में लगाते हैं। डायरिया, जब पेशेंट को डायरिया वगैरह हो जाती है तो उसको आप क्या करते हैं, ये हम आईवी लगाते हैं ताकि पेशेंट के अंदर, बॉडी के अंदर से क्या हो जाती है, जो बैक्टीरिया वगैरह हो वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन उस वक़्त लगाते हैं। और इसकी साइड इफ़ेक्ट रेश से वही है कि मैंने पहले ही बताया, जब भी कोई भी एंटीबायोटिक लगाते हो सकता है वो बॉडी में रिएक्शन करे और पेशेंट को एचिंग हो जाए और पेशेंट को रेशेस पड़ जाए। तो इसको हम स्लोली लगाते हैं और पेशेंट को स्लोली लगाते हैं ताकि पेशेंट को क्या हो जाए, रिएक्शन ना हो जाए इससे। तो ये हमारे पास क्या है, दूसरा ड्रिप था। अब हमारे पास जो तीसरा ड्रिप बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, हम जब भी देखते हैं, तो वो हमारे पास है प्रोवास। प्रोवास हमारे पास क्या है, जब भी देखते हैं तो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है प्रोवास के नाम से। तो ये हमारे क्या है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होती है। हो सकता है कि ये कंपनी नेम है तो डॉक्टर भी प्रोवास लिखता है, हो सकता है कि कंपनी नेम मुख्तलिफ हो, प्रोवास की जगह कोई और नाम हो, डिफरेंट नाम से आ सकता है। लेकिन इसका जो जेनरिक नेम हम देखते हैं तो प्रोवास की जेनरिक नेम हमारे पास है पेरासिटामोल। पेरासिटामोल हमारे पास क्या है, इसका जेनरिक नेम है। और वो कौन कौन सी क्लास में आता है हमारे पास, ये ड्रिप पेरासिटामोल जो है ये हमारे पास एसीटोएमाइनोफिन में आता है। ये क्या आता है, एसीटोएमाइनोफिन में आता है। ज़्यादातर ये इसको एनसेट समझा जाता है, लेकिन इसको क्या किया गया है, इसको अलग से क्लासिफाई किया गया है एसीटोएमाइनोफिन। इसको हम क्या करते हैं, एनसेट के अंदर नहीं डालते, इसको एक अलग से, पेरासिटामोल को क्या है कि अलग से लिखा गया है। पेरासिटामोल को हम क्या करते हैं, एनसेट से अलग एक अलग क्लास में, एसीटोएमाइनोफिन क्लास में हम क्या करते हैं, डालते हैं। क्योंकि इसमें जो मेनली ये एक्ट करता है, ये हमारे पास क्या करता है, फेवर और पेन, ये किस किस चीज़ में यूज़ होता है, इसकी दो यूज़ है। ये हमारा क्या करता है, फीवर में यूज़ होता है। जब भी पेशेंट को बुखार होती है तो ये हम इस वक्त क्या करते हैं, पैरासिटामोल यूज़ करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा असर रहता है। लेकिन इसको हम इस पेन रिलीवर के तौर पे भी दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, फीवर भी कम हो जाती है और पेशेंट को क्या होता है, पेन वगैरह तो उससे भी रिलीफ हो मिलता है। लेकिन मेनली इसको हम क्या करते हैं, फीवर में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। पेशेंट को बुखार हो जाती है तो उस टाइम क्या करते हैं, पैरासिटामोल लगाते हैं। तो इसकी जब रूट की हम बात करते हैं तो इसकी रूट हमारे पास क्या है, आईवी है। हम पेशेंट को क्या करते हैं, आईवी लगाते हैं और ड्रिप सिट के ज़रिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को कनेक्ट करते हैं और हम क्या करते हैं, आईवी लगाते हैं। मैकेनिज़्म जब हम बात करते हैं तो इसकी मैकेनिज़्म की जहाँ तक बात करें तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट है। जिस तरह इनसेट करता है उस तरह ये भी क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करता है। लेकिन ये क्या करता है, ये जब ये ब्रेन के अंदर क्या करता है, एक्ट करता है सीधे, ये हमारे पास क्या करता है, सीधा ब्रेन के अंदर एक ब्रेन के अंदर एक्ट करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को क्या करता है, स्टॉप करता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो ये हमारे पास क्या होगी, फीवर भी नहीं होगी हमें और हमें क्या होगा, पेन भी नहीं होगा। ये फीवर भी नहीं होगा, पेन भी नहीं होगा और हमारे बॉडी में क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो देख लीजिए, जब हम फीवर और पेन
तो इसलिए इसको एनसेड में नहीं डाला, क्योंकि इसका क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होता है, रिस्पांस बहुत ही कम होता है, ना होने के बराबर होता है। इसका कोई ख़ास एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, एनसेड क्लास में नहीं डालते, इसको अलग क्लास में डालते हैं, एसीटोएमाइनोफेन क्लास में डालते हैं। और ये फीवर और पेन को क्या करता है, कम करता है। तो ये हमने क्या पढ़ा, इसकी क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या करता है, ये स्टॉप कर उस प्रोडक्शन को, उसकी वजह से फीवर भी कम हो जाती है और पेन भी कम हो जाती है। और इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या करते हैं, हम जब लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, लीवर को डैमेज करता है। ये हमारे पास क्या है, हमारे लीवर को डैमेज करता है जब हम लॉन्ग टर्म क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन को प्रोआस को यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास हमारा तीसरा ड्रिप था जिसको हमने पढ़ा। इसके बाद हमारे पास ये कॉमन यूज़ होने वाला ड्रिप है जिसका नाम है नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आप देखते हैं तो क्लिनिकल साइड में। तो इसका जब जेनरिक नेम हम देखते हैं तो ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड 0.9%, क्योंकि हमारे पास क्या है 0.9% हमारे पास क्या है सोडियम क्लोराइड इसके अंदर मौजूद होता है। इसका नाम भी क्या दिया जाता है, सोडियम क्लोराइड 0.9%। जब भी आप इसके ऊपर देखेंगे तो ये लिखा होता है। इसकी क्लास की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, आइसोटॉनिक है। इसको आइसोटॉनिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम ड्रिप के अंदर और ब्लड वेन के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की, और इस ड्रिप के अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो दोनों क्या होती है, सेम होती है। इसकी सॉल्यूट कंसंट्रेशन और इस हमारे ब्लड की सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, आइसोटॉनिक, क्योंकि ये ड्रिप हमारे ब्लड की सॉल्यूट कंसंट्रेशन से क्या करता है, मैच करता है, इसलिए दोनों सेम होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, आइसोटॉनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और इसको यूज़ करते हैं कब करते हैं, रिहाइड्रेशन में, जब पेशेंट को वोमिटिंग हो जाती है, पेशेंट को डायरिया वगैरह हो जाता है, पेशेंट को कोई और ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाते हैं, पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, वाटर की कमी आ जाती है, मिनरल्स की कमी आ जाती है, वाटर की कमी आ जाती है, उस वक्त हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं रिहाइड्रेशन की, दोबारा पेशेंट को क्या करता है, हाइड्रेट करता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड कंसंट्रेशन को बराबर करता है। इसकी रूट जब हम देखते हैं इसको हम क्या करते हैं, आईवी लगाते हैं। और मैकेनिज़्म वही है कि इसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट करता है, मतलब ये कि हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी हो तो जब हम इसको लगाते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होगा, फ्लूइड क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर रिप्लेस होगा, हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड दोबारा से आ जाएगा। और इसकी साइड इफ़ेक्ट देखते हैं तो यह हमारे पास बहुत ही रेयरली होता है कि हाइपरवोलेमिया होता है। फ़र्ज़ करें एक पेशेंट को हम क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लगाते हैं, और तो पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है कि उसकी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, वाटर की कंसंट्रेशन या वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा लगाएं तो पेशेंट के अंदर फ्लूइड की कंसंट्रेशन हाई और हाइपरवोलेमिया पेशेंट को काज हो सकता है। तो ये इसकी क्या है, यूज़ है। इसके बाद एक और ड्रिप है जो है रिंगर लिक्टेट। रिंगर लिक्टेट हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और इसका जब हम जेनरिक नेम वगैरह देखते हैं सोडियम लिक्टेट के नाम से होता है, और इसका जो कंपनी नेम रिंगर लिक्टेट है। और इसकी भी क्लास क्या है, आइसोटॉनिक है। वही बात है कि आइसोटॉनिक क्यों कहते हैं कि ब्लड और हमारे बॉडी के ब्लड और इस फ्लूइड की क्या होती है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेम होती है। इसकी जितनी सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगी उतनी हमारे ब्लड की क्या होगी, सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है। इसको भी क्या कहते हैं, आइसोटॉनिक कहते हैं। इसको एसिड बेस बैलेंस में भी यूज़ होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, एसिड बेस एसिडिटी या वगैरह होती है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, एसिड बेस बैलेंस के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाती है बॉडी के अंदर, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स की मतलब बॉडी से ज़्यादा लॉस हो जाते हैं तो उस वक्त हम भी क्या करते हैं, ये लगाते हैं। डायरिया वगैरह होगा उस वक्त लगाते हैं, कोई ब्लीडिंग वगैरह ऐसी कोई चीज़ होगी तो उस वक्त हमारे पास क्या करते हैं, बंदा बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, लॉस करता है फ्लूइड को, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, रिंगर लिक्टेट लगाते हैं। इसको हम लगाते हैं आईवी रूट में लगाते हैं, वही है। और इसका मैकेनिज़्म क्या है, इसका भी है कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट करता है हमारे बॉडी के अंदर। फ्लूइड वगैरह क्या हो गया, लॉस वगैरह हो गया तो उसको हम क्या करते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट में लगाते हैं। और ये एसिड बेस बैलेंस में भी यूज़ होता है, जैसे हमने पढ़ा कि क्योंकि एक बफर की तरह एक्ट करता है। और इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या होती है, एलर्जिक रिएक्शन होती है, बस टाइम ये
और हाइपरकलीमिया हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम मौजूद होता है। जब पोटाशियम हम लगाते हैं बस टाइम पोटाशियम की मकदार ज़्यादा हो सकती है, बॉडी में जा सकती है और हाइपरकलीमिया हो सकता है। और हाइपरवोलेमिया वही है कि जब हम इसको ज़्यादा मकदार में लगाएंगे तो हमारी फ्लूइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, हमें क्या हो सकता है, हाइपरवोलेमिया हो सकता है। तो ये हमारे पास हमारा जो कॉमन मेडिसिन इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स का जो लेक्चर था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो मेरे इसी चैनल के ऊपर इंशाल्लाह BSN थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स जल्दी अपलोड किया जाएगा, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह हम जल्द ही मैं अब BSN थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की कोर्स को इसके ऊपर क्या करूँगा, अपलोड करूँगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।